अच्छा जी, ये हमारे पास असाइनमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले उमैर ने अपना असाइनमेंट दिखा दिया। क्या बात है जी, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा, उमैर के बाद जी माहम बाबर हैं और अवैस अब्दानी। माहम बाबर ने अ, अच्छा, माहम लास्ट क्लास में मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो तो टेबल से मुताल्लिक़ था। वेल चलें, ये भी लेकिन आपने अच्छा बनाया, फॉर्म बनाया आपने। वेल डन यार, अच्छा बनाया आपने भी। उसके बाद हमारे पास अवैस अब्दानी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा सा फॉर्म बना लिया। वेल डन यार, स्केजुअल आपने पूरा बनाया है। मेरा ख़्याल है सबसे बेस्ट अभी तक अवैस अब्दानी का ही मुझे दिखा है असाइनमेंट। इन्होंने 3-4 मुख्तलिफ़ टेबल्स बना लिए हैं HTML के। वेल डन यार। अच्छा, अब एक हमारे पास हैं हफ्ज़ा मारिया। इनका भी देखते हैं जी इन्होंने क्या बनाया है। अच्छा, इन्होंने इमेजेस वाले चैप्टर का बना लिया। गुड यार, ये असल में इस लास्ट से लास्ट वाला असाइनमेंट है लेकिन बनाया अच्छा है इन्होंने, गुड। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले थे? ये तो कुछ लोगों के असाइनमेंट्स देख लिए हैं, बाकी सारे लोग प्लीज़ वो जिन्होंने नहीं भी बनाया वो भी प्लीज़ बना लें। और अगर आप चाहें तो एक ये जो लिंक सबने दिया हुआ है, सबने गिटहब का ही लिंक दिया हुआ है, तो आप इनको जाके ना ज़रा देखें कि ओके मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई भी, अभी कर देता हूँ। वेल अच्छा, वेल ये तो चैट में आया हुआ लिंक, आप लोगों ने वैसे ही देख लिया होगा तो दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक तो ये हो गई बात। अब हम ज़रा खोल लेते हैं, हमारी बुक खोल लेते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो टेबल वाला चैप्टर जो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था और अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो फॉर्म्स का चैप्टर है। अच्छा, टेबल वाले चैप्टर में कुछ चीज़ें मैंने कवर नहीं की थी, वो मैंने कहा था आप लोग खुद से पढ़िएगा, जिसमें वो ओल्ड कोड थोड़ा सा शामिल है। ये जो ओल्ड कोड है ये मैंने कवर नहीं करवाया था आपसे, मैंने कहा था कि आप खुद कीजिएगा, तो वो होपफुली आप लोगों ने खुद से पढ़ लिया होगा। अच्छा जी, तो अब मुझे सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं आज के कंटेंट की तरफ जाने से पहले कि इससे पहले जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसमें किसी का भी अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कहीं पे स्टक है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और अपने प्रॉब्लम आप बता सकते हैं मुझे। कोशिश करूँगा मैं सॉल्व करने की। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं। अच्छा, जवेरिया मतीन ने कहा है कि गिटहब रन नहीं करना आ रहा मुझे। जी प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और बता दें क्या इशू है आपका। जी जवेरिया, आपके पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे बताएं, मैं आपको समझाता हूँ। आपका माइक बंद है शायद, जवेरिया मतीन। अच्छा, जब तक ये जवेरिया अपना स्क्रीन शेयर करती हैं आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फ़राज़। फ़राज़ ज़रा आ जाएँ, आप हेलो कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, फ़राज़ के बारे में मैं बताता चलूँ आपको कि फ़राज़ जो हैं वो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं इस वक्त, और पिछले 1 साल से तकरीबन ये क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं।
और अगर मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताऊं तो इससे पहले ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन पिछले 1 साल में इन्होंने अपना ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी से तो ताल्लुक़ पहले से ही था, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा अपनी फ़ील्ड चेंज की है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ अब ये क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट लिया हुआ है इन्होंने, और क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी करते हैं और साथ साथ जो है जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको भी डिस्कवर कर रहे हैं क्रिप्टो में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। तो फ़राज़ ज़रा अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें थोड़ी देर में तो बता सकते हैं आप। बताना यही चाहूँगा कि बस लगे रहें काम में, आप मोटिवेट रहें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल ये सही टीचर आप लोगों को मिलें। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही टीचर मिलें, ये आपको मोटिवेट भी सही करते रहते हैं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट इन्होंने ही कराया ज़्यादातर। तो इनके साथ बस जुड़े रहें, आपके साथ बाकी आपका नसीब है इंशाल्लाह। तो बंदा नसीब का ही खाता है अपना, कि प्लेटफॉर्म आपको सही मिले, बाकी आप क्लास कंटिन्यू करें। चलें, थैंक यू सो मच फ़राज़। अच्छा, सोलाना का तो बेड़ा गर्क हो गया है। कह रहे हैं एक दोस्त के इनसे पूछें कि सोलाना नेक्स्ट होगा या लूना नेक्स्ट होगा। सोलाना ही बस। सोलाना भाई इथीरियम सबका जो है ना, इथीरियम है अभी तो भाई। अच्छा जी, इन्होंने ये यार मोबाइल पे आपने स्क्रीन शेयर की है, वेल कोई बात नहीं, आप अपना मसला शेयर करें अगर यहाँ पे भी ठीक हो रहा है तो। जी जवेरिया, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है मेरे पास, लेकिन सिर्फ मुझे मेरा ही उसमें सिर्फ गूगल मीट ही दिख रहा है। हाँ ओके, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई आपकी। उमैर इकबाल कह रहे हैं कि सर ब्लॉकचेन भी करना है, इंशाल्लाह ब्लॉकचेन मैं भी कर रहा हूँ। साथ में करेंगे फिर। ये बेसिक्स है ना, बेसिक्स के लिए हाँ, अच्छा। तो अभी तो बेसिक प्रोग्रामिंग जो आप पढ़ रहे हैं वो ज़रा अच्छे से पढ़ लें, वो नेक्स्ट लेवल फिर वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मिल गई फिर मेरे साथ। ये सीखेंगे सारा। आई एम फ्रॉम मोबाइल, नहीं आप अपना माइक ओपन करें ना जवेरी, आप अपना माइक ओपन करके ज़रा मुझे वैसे ही बताएं कि आपका प्रॉब्लम है क्या, आपको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हेलो जी, सॉरी आपका माइक दोबारा मैंने बंद कर दिया। दोबारा ओपन कर लीजिएगा। हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मैंने गिटहब एक्चुअली यूज़ किया ही नहीं है, उस दिन आई थिंक मेरा लेक्चर मिस हो गया था। अच्छा। जी, तो मैंने वो इंस्टॉल तो कर लिया है, हाँ, बट उसके आगे मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। नहीं तो वो गिटहब का जो लेक्चर अगर आप पूरा देखें ना दोबारा से जाके रिकॉर्डिंग में, तो उसमें जी एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। आपका लेक्चर मिस हो गया था तो कोई जी मसला नहीं सर, है। जी आपने बताया था ना कि टर्मिनल जो है ना ओपन करना है, हाँ उसके बाद गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन। हाँ। जी मैंने वो टाइप किया था, तो वो नई कमांड चल रही है उसमें। अच्छा, तो इसका मतलब है आपकी इंस्टॉलेशन सही तरह नहीं हुई है, जब भी वो टर्मिनल पे आपको गिट माइनस माइनस वर्जन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद ना ग्रुप में सारे लोग मौजूद हैं, आप अपने स्क्रीन की जी ना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे अपने जी स्क्रीन की वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी हेल्प कोई ना कोई करेगा। और इंस्टॉलेशन आप एक दफ़ा जी, लेकिन दोबारा करके देखिएगा, वो थैंक सही यू तरह सो इंस्टॉल नहीं मच। हुआ। ठीक है, अच्छा हम आज के कंटेंट की तरफ मूव ओके करते ओके। हैं। ओके जी, अच्छा ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ने लगे हैं हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स। ज़ाहिर है जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपने विजिटर्स से डेटा कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया का जो होता है उसमें जो जो उसका सीक्वेंस होता है, जो उसका प्रोसेस होता है, वो इसी तरह से होता है कि एक कोई ना कोई उसका यूज़र होता है जो जिससे इनपुट लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। अब वो इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, आप फ़ोटो स्टेट की मशीन से लेके और जो जूसर ब्लेंडर से लेके और किसी भी मशीन में आप देखें ना, उसमें यही हो रहा होता है। इवन लैपटॉप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, सब में यही हो रहा होता है कि आप कोई ना कोई इनपुट यूज़र से ले रहे होते हैं
उसको प्रोसेस करते हैं और उसको आप फिर एक ना कोई आउटपुट दिखाते हैं, ठीक है। तो आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर सोच लें, इस 3 काम के अलावा कोई चौथा काम नहीं हो रहा होता। जो भी चीज़ें हैं वो इस 3 चीज़ों के अंदर लाया कर रही होती हैं। तो हमने जो है अभी एक पेज सबसे पहले तो बनाना सीखा है। अब ये जो पहला वाला स्टेप है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना होता है, वो इसमें डिस्कस हो रहा है कि हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। अच्छा, इनपुट लेने के लिए फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, तो अब फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो इसमें डिस्कस हो रहा है। और कुछ न्यू HTML5 के कंट्रोल्स हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि HTML5 जो है वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी इस वक्त HTML का। तो उस HTML5 के अंदर जो नई चीज़ें मुतारुफ़ कराई गई हैं जो इससे पहले के वर्जन में नहीं थी, वो कौन कौन सी हैं वो इसमें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये 2-4 बातें आ गई आपकी। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनली द टर्म फॉर्म हैज़ रेफर्ड टू अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। अभी फॉर्म आमतौर पे जब हम बोलते हैं तो उसमें जहन में ये आता है कि कोई प्रिंटेड पेपर होगा जिस पे प्रिंट हुआ होगा, कुछ खाली जगहें छोड़ी हुई होंगी, वहाँ पे आपको फिल करना होगा कुछ ना कुछ। तो फॉर्म कुछ इस तरह का जहन में आता है, और फॉर्म वाकई कहते भी उसी को ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल चीज़ मौजूद होती है, फिर उसका सॉफ्टवेयर वर्जन बनाया जाता है। जैसे कैमरा मोबाइल फ़ोन में आपके होता है, तो कैमरा तो पहले रील वाले होते थे, अलग से होते थे, ठीक है। बाद में उसको मोबाइल फ़ोन में ऐड किया गया जब, तो आप जितने भी फ़ोन के कैमरा होंगे उसके अंदर आप जाके जब आइकन देखेंगे तो वही पुराने ज़माने वाला कैमरा उसमें आइकन के तौर पे यूज़ होता है। तो चूँकि फॉर्म पहले से प्रिंटेड फॉर्म मौजूद थे दुनिया में, उसके बाद ये जो HTML वाला वर्जन बाद में आया है, तो इसीलिए इन्होंने वही वाला वर्ड अपने पास इस्तेमाल कर लिया। उसके लिए कोई नया वर्ड क्वाइन नहीं किया, फॉर्म ही उसको भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम देखने लगे हैं सबसे पहले कि हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो चलते हैं जी एक नया फॉर्म। जैसा कि हर चैप्टर के शुरू में इनका एक ट्रेडिशन है कि जो बात पढ़ाई जा रही होती है उससे रिलेटेड एक छोटी सी ऐप बनाकर ये दिखा देते हैं। तो इन्होंने शुरू में एक छोटा सा फॉर्म जो है ना बना के दिखाया हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं। वाई फॉर्म्स, फॉर्म ही क्यों, ठीक है। इनपुट लेने के लिए फॉर्म का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है। द बेस्ट नोन फॉर्म फॉर द वेब इज़ प्रॉबली द सर्च बॉक्स दैट सिट्स राइट इन द मिडल ऑफ गूगल मैप, गूगल होम पेज। अच्छा, तो असल में बताने का मकसद इनके ये है कि जो दुनिया का जो सबसे सिंपल सबसे बेस्ट फॉर्म है वो गूगल सर्च का फॉर्म ऐसा कहा जाता है, माना जाता है ऐसा। तो बताने का मकसद इनका ये है कि फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी फील्ड्स होंगी, वो बहुत सारे खाने डब्बे बने हुए होंगे और आप उसको बोरियत होगी आपको और आप उसको भर रहे होंगे, ठीक है। फॉर्म जो है वो कोई भी इनपुट होगा जब आपकी वेबसाइट पे, तो वो असल में उसको फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। ये फॉर्म वो एडमिशन फॉर्म या इंश्योरेंस फॉर्म की तरह नहीं है कि इसमें इतने सारी फील्ड्स होंगी, उसको आपको भरना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वेब में फॉर्म वैसा हो, वैसा भी हो सकता है, लेकिन जो आम तौर पे आप डेली बेसिस पे फॉर्म जो देख रहे होते हैं इंटरनेट पे, वो आम तौर पे एक सिंगल बॉक्स होता है, ठीक है। तो असल में फ़ॉर्म का मतलब है ये एक सिंगल बॉक्स भी फॉर्म है, और 4-5 डब्बे हों, 10 डब्बे हों, तो वो भी फॉर्म है। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ़ॉर्म आमतौर पे ना बड़ा बोरिंग होता है फॉर्म भरने में। मुझे भी अच्छी तरह याद है कि यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर कोई मुझे फ़ॉर्म पकड़ा देना कि यार ये फ़ॉर्म भरो, तो मेरी जान निकल जाती थी, ठीक है। फ़ॉर्म भरना काफ़ी बोरिंग काम होता है, किसी को भी पसंद नहीं है। तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसको कैसे इंजॉयबल लोग बनाते हैं आम तौर पे ना। हम इससे पहले, बल्कि अभी मुझे अच्छा वो याद आया, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था जो यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूज़र एक्सपीरियंस का जो सेकंड वाला पार्ट था कि चीज़ों को इंजॉयबल कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा था यार थोड़ा रिसर्च करिएगा। तो कोई भी अपने अगर थॉट्स शेयर करना चाहता है उस हवाले से तो वो अभी कर सकता है प्लीज़। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर हो रही है, चेंज लेआउट टू ऑटो पिन स्क्रीन विद शोइंग साइड, चेंज लेआउट टू स्पॉटलाइट। हाँ, स्पॉटलाइट वाले पे कर लें, वो सबसे सही है ना। स्पॉटलाइट में ये होगा कि मैं ही दिखूँगा आपको, कोई और नहीं दिखेगा, सही है। तो सबसे सही है स्पॉटलाइट। तो कोई भी अपने थॉट्स अगर शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ वो शेयर करें ना उस बारे में। मुझे कहीं पे भी रोक दीजिएगा और माइक ओपन कर लीजिएगा अपना। अच्छा, अब ये बात हो रही है फॉर्म कंट्रोल्स की। ज़ाहिर है एक फॉर्म जब आप बनाते हैं तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल। जी दोस्त, जी दोस्त, आपकी आवाज़ आ रही है।
अच्छा, मेरे पास जो है वो पावर फेलियर हो गया तो मुझे अपना कैमरा बंद करना होगा। वेल, आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर यू। हाँ, जला लूँ, मसला नहीं है। हाँ, बस जला के यहाँ रख दो कहीं आगे पीछे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई अपना थॉट शेयर करना चाह रहा है, लेकिन आई थिंक वो ऐसे ही किसी का माइक ओपन हो गया था शायद। वेल, तो हम वापस आ जाते हैं। तो जब हम फॉर्म कोई भी बनाते हैं तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, तो अभी आप इसको ऐसे समझ लें कि जब कोई घर बनता है तो घर बनाते हुए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? वो एक सीमेंट का ब्लॉक होता है, ठीक है, या खिड़की दरवाजे होते हैं, उनसे मिल के घर बनता है। तो खिड़की ना थोड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छा, तो फॉर्म के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना वो क्या हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ें टैक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इनपुट। अब टैक्स इनपुट के अंदर सिंगल लाइन वाले भी होते हैं और मल्टी लाइन वाले भी होते हैं, ठीक है। ये मल्टी लाइन वाला आ गया, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स एरिया। और एक होता है पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट में क्या होता है, जब आप कुछ लिखते हैं तो वो स्टैटिक बना हुआ आ रहा होता है। तो ये 3 तरह के टैक्स इनपुट हमने देख लिए यहाँ पर। अच्छा, हम ये तो अभी सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम बनाकर भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिखा हुआ पढ़ के हम पास आउट कर जाएंगे। हम ये तीनों तरह के जो टैक्स इनपुट है इसको हम बनाकर भी देखेंगे, ठीक है। बल्कि एक दोस्त ने तो पहले से ही बना दिया है, उनका माहम शायद नाम था। सर ये बुक नहीं शेयर हो रही है, आप किधर से पढ़ रहे हैं? स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही है आपके पास? मैं रोक के दोबारा शेयर कर देता हूँ। सिर्फ आपकी पिक्चर आ रही है बुक में। अच्छा, अभी आना शुरू हुई है आपके पास? प्लीज़ देखिएगा। अभी वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सही है, कोई भी इस तरह का इशू हुआ करे तो बता दिया करें माइक ओपन करके। तो ये जी माहम बाबर ने जो है ना ये पूरा फॉर्म पूरा पहले ही बना दिया है बुक को पढ़ के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि पहले से ही आपने बुक पढ़ ली है और कोड भी लिख लिया आपने, वेल डन। अच्छा, फिर मेकिंग चॉइस। सम टाइम आपको ना यूज़र से, एक तो टैक्स इनपुट में आप क्या लेंगे, बंदे का नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये चीज़ें तो आप टैक्स इनपुट में ले रहे होते हैं, ठीक है। बंदे के कमेंट्स ले रहे होते हैं आप टैक्स एरिया में। उसके बाद मेकिंग चॉइसेस का जहाँ पे जो सेक्शन है, आमतौर पे आपसे आपने पूछना होता है कि यार आप सिंगल हो या मैरिड हो, सही है, ये आपने पूछना स्क्रीन होता शो है। नहीं हो रही। स्क्रीन फिर बंद हो गई सर, हो रही है शो। अच्छा, आप ना लेआउट चेंज कर दें, जो छोटा सा 3 डॉट आ रहा है ना स्क्रीन पे आपके, जो रेड वाला बटन है कॉल कट करने का, उसके पड़ोस में ना एक 3 डॉट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ना अपना चेंज कर दें आप लेआउट, सही है। और लेआउट को या तो आप ऑटो पे कर दें और या तो आप उसको कर दें स्पॉट लाइट पे, ठीक है। तो स्पॉट लाइट पे करने से क्या होगा कि जो बंदा बोल रहा होता है ना तो वो दिख रहा होता है वहाँ पे, सही है। अगर स्टिल आपको स्क्रीन में इशू हो तो प्लीज़ दोबारा बताइएगा। स्क्रीन मेरी तरफ से सही शेयर हो रही है, बिल्कुल सब कुछ ओके है मेरी तरफ से। अच्छा जी, शो हो रही है स्क्रीन, ठीक है। बाकी दोस्त ये मोबाइल पे जो है वो स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। ये अच्छा, लेआउट 3 डॉट। शायद लेआउट मोबाइल में अलग होते हों, देख लीजिए। मोबाइल में 3-4 लेआउट है ना, तीनों चारों अलग अलग लगा कर देख लें, जो आपको बेहतर लगे आपके हिसाब से वो सेलेक्ट कर लें आप। नहीं, मोबाइल पे वो ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है। ये 3 डॉट पे जो है, हाँ, इन कॉल मैसेज है, स्क्रीन शेयर है, शो कैप्शन है, रिपोर्ट है, प्रॉब्लम है, सेटिंग है और रिपोर्ट अब्यूज, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, वेल मैंने मोबाइल पे कभी यूज़ नहीं किया ये वाला। मैं एक काम करता हूँ, नहीं बल्कि मैं अभी कर नहीं सकता ये ना, क्योंकि मैं अपने ईमेल से जब करूँगा तो होस्ट के तौर पे मुझे ट्रीट करेगा वो। वेल, तो इसके बारे में भी देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है, कि मोबाइल पे अगर आपके पास ऑप्शंस में कोई इशू आ रहे हैं। वेल यार, अपना मोबाइल में अगर बस गूगल मीट इंस्टॉल है क्या? गूगल मीट, मैं ज़रा एक लिंक दे रहा हूँ, इसको ज़रा ज्वाइन करना मोबाइल पे, कैसा ज्वाइन होता है ये देखना चाह रहा हूँ मैं, अगर कर पाए तो।
अच्छा, मेरे साथ जो फराज बैठे हुए हैं इनको मैंने लिंक भेजा है क्लास का। मैंने कहा ज़रा आप ज्वाइन करें अपने फ़ोन से, तो मैं देखता हूँ कि वो लेआउट वाला मोबाइल में क्या सेटिंग है ना, ताकि मुझे पता चल जाए। आप लोगों से भी शेयर करता हूँ मैं कि किस तरह का मोबाइल में वो आ रहा है। मोबाइल में सिंपल ही होता है सर, मतलब नहीं होता है। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आई है, प्लीज़ दोबारा बोलिएगा। मोबाइल में सर एक ही लेआउट होता है, वो ऑटो पे फिल कर देता है खुद ही। सही है। तो आप क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं अली रहमान? मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी जी सर, आपकी आ रही स्क्रीन मेरे पास। सही। अच्छा, तो मेकिंग चॉइसेस की जहाँ पे बात आती है तो आप बंदे से पूछते हैं कि यार आप पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, सही है? या आप जो है ना मिसाल के तौर पे कोई फ्लावर्स की दुकान है, ठीक है? तो फ्लावर्स की दुकान में जब आप फ्लावर्स ऑर्डर करोगे तो आप मिसाल के तौर पे वो कलर पूछ रहा है आपसे कि आपको कौन कौन से कलर चाहिए अपने बुकेट में। तो आपने बोला यार मुझे रेड फ्लावर्स चाहिए, वाइट फ्लावर्स चाहिए और येलो फ्लावर्स चाहिए, तो आपने 3 कलर बता दिए। तो उस केस में आपके चेक बॉक्सेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा आप चीज़ें बता रहे होते हैं। और ऑन अदर हैंड जो रेडियो बटन है, रेडियो बटन इस वजह से कहा जाता है कि जैसे आप पुराने ज़माने के जो रेडियो आपने अगर यूज़ किए हों तो उसमें एक वक्त में आप एक ही स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं, 2 स्टेशन आप एक साथ नहीं सुन सकते उसमें। तो इसी वजह से इसको रेडियो बटन कहते हैं कि इसमें एक वक्त में आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मार्शल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है तो एक वक्त में आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि या तो मैरिड हो आप या तो अनमैरिड हो। कोई भी बंदा ना एक वक्त में दोनों नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसी वजह से रेडियो बटन ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सिर्फ एक चॉइस हो बंदे के पास, और चेक बॉक्सेस ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को बंदा सेलेक्ट कर पाए। जैसे कि पिज़्ज़ा में फ्लेवर्स, ठीक है? आमतौर पे एक पिज़्ज़ा में आपको 2 फ्लेवर वो आधा आधा करके भी दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा है ड्रॉप डाउन बॉक्सेस। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बिल्कुल रेडियो बटन की तरह होता है, उसमें भी आप एक वक्त में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप डाउन में एक बेनिफिट होता है। अच्छा, आप सब लोग डेली बेसिस पे क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो ड्रॉप डाउन जो बटन है या ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है वो आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ना देखा हो। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। तो हम ज़रा जल्दी से चलते हैं, इसका हम कोड देख लेते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स का। और जो है ना फिर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि ये ड्रॉप डाउन जो है हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है? हम ज़रा VS कोड में आ जाते हैं। अच्छा, VS कोड में आने के बाद मैंने ओपन कर लेना है आपकी क्लास का कोड। अच्छा, ये आपकी क्लास का ही कोड ओपन हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मैं एक अदद बना लेता हूँ नया फ़ोल्डर, ठीक है? मैंने कहा 07 फॉर्म्स, राइट? और फॉर्म्स के बाद मैंने कहा index.html, इसके अंदर बेसिक कोड मैंने एंटर कर दिया। और बेसिक कोड एंटर करने के बाद मैंने कहा H1। जी दोस्त, दोस्त आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ ज़रा ज़ोर से बोलिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी नहीं करना, मैंने बोला जी, जिन्होंने सवाल पूछा था उनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, ज़रा प्लीज़ आप दोबारा पूछ लेंगे वो सवाल? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अच्छा, मेरा ख्याल है वैसे ही माइक ऑन हो गया था। वेल, तो ये मैंने ना ड्रॉप डाउन का कोड यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के मैं नाम लिख देता हूँ, बल्कि सिटीज़ के नाम लिख देता हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अभी आपसे रेजिडेंस पूछा जा रहा है, 2-4 और ऐड कर देता हूँ इसमें मैं। फैसलाबाद, हैदराबाद, सही है। और मैंने कहा
ठट्ठा। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह का मुझे दिख रहा है ये। तो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है मेरे ब्राउज़र में, ठीक है। अच्छा, एक अदद हम वो भी बना लेते हैं। जो मेरे पास सिलेक्शन के तीन चीज़ें हैं मेरे पास सिलेक्शन के लिए, एक है रेडियो बटन, एक है चेक बॉक्सेस और एक है ड्रॉप डाउन। तो मैं तीनों ज़रा यहाँ पे बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का कुछ इनपुट होगा हमारे पास रेडियो बटन के लिए। अच्छा, सही है। कुछ इस तरह से हम सेट कर लेते हैं कि सबसे पहले बुक, फिर उसके बाद कोड और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके मैं एक रेडियो बटन भी बना देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि रेडियो, और उसके बाद मैंने कहा चेक बॉक्स, ठीक है। और मैंने चेक बॉक्स भी बना दिया एक। अच्छा, लाइन मुझे ब्रेक करनी होगी यहाँ पे। सही है जी। तो मेरे पास एक अदद ड्रॉप डाउन आ रहा है, एक अदद मेरे पास रेडियो बटन आ रहा है और एक अदद मेरे पास चेक बॉक्स आ रहा है। तो अभी चेक बॉक्स तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है कि भाई चेक बॉक्स में आप एक से ज़्यादा को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको अंदर डेटा मिल रहा होता है। अच्छा, रेडियो बटन में भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में भी आप ओनली वन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों में से कौन ये बताएगा कि जब दोनों में हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं तो रेडियो बटन में और ड्रॉप डाउन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आप पहले से थोड़ा सा पढ़ लिया करें। तो ये एक तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं, और दूसरा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके जो भी अपना थॉट शेयर करना चाहे इस बारे में वो प्लीज़ करें। एक तो मेरे ख्याल में रेडियो बटन जो है वो ऑलरेडी डिस्प्लेड होते हैं, इनमें जो ऑप्शंस होते हैं। हाँ। और ड्रॉप डाउन में जो है वो एक्टिवेट, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो सारे ऑप्शंस ऑन होते हैं, वो नज़र आते हैं। और दूसरा जो है फ़र्क वो ये है कि स्पेस का है कि रेडियो बटन जो है वो अगर 7 ऑप्शंस हैं या 10 ऑप्शंस हैं तो फिर वो स्पेस ज़्यादा लेंगे फॉर्म पर, जबकि ये चीज़ सिमट के जो है ड्रॉप डाउन में जो है वो एक छोटी सी स्पेस में आ सकती है। जी, दो आपने रीज़न बताया बाबर भाई, बिल्कुल आपने सही बताया जी। दूसरे दोस्त सर, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम फॉर्म बनाएं और उसमें जेंडर का ऑप्शन हो, तो जिसमें हम फंक्शनलिटी देंगे कि वो यूज़र जो है उसमें से सिर्फ एक सिलेक्ट कर सके, दोनों ना कर सके, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल में से। हाँ। और चेक बॉक्सेस इसलिए यूज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल उसमें स्किल्स की फील्ड है या कोर्सेज की फील्ड्स हैं, तो उसमें मल्टीपल कोर्सेज हम पढ़ सकते हैं या हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो हम चेक बॉक्स उसके लिए यूज़ करते हैं। जी दोस्त, आपने चेक बॉक्स और रेडियो बटन का डिफरेंस तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेरा असल सवाल है वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि रेडियो बटन में और ड्रॉप डाउन में, बल्कि मैं चेक बॉक्स यहाँ से हटा ही देता हूँ ना, चेक बॉक्स यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो मैं चेक बॉक्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूँ कि रेडियो बटन में और ड्रॉप डाउन का जो बॉक्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है। सर मैं बताऊँ आपको, जी, मेरे ख्याल से जैसे अगर हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है, जैसे अगर एक बंदे को एक फॉर्म में हमने ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट्सएप का कि आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें या इस तरह, तो हम उसके आइकन्स इस्तेमाल कर लें ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और इजी टू अंडरस्टैंड हो, बंदा एक क्लिक में अपना काम वो करे। उस पर ड्रॉप डाउन करना और फिर सेलेक्ट करना वो थोड़ा सा लंबा काम लगता है, थोड़ा सा क्लाइंट को वो भी होता है यार ये लंबा काम है, तो वो सामने फ़ौरन ये क्लिक कर करके अपने मतलब जो है रेडियो बटन से क्लिक कर करके वो इजीली फॉर्म फिल कर सकता है, मेरा जहाँ तक ख्याल। जी, हूर मोइज़ ने बताया कि जो है अगर आप चाहें तो आप
रेडियो बटन के साथ पिक्चर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही बताया। रेडियो बटन के साथ ये जो मैंने जैज़ लिखा हुआ है और पॉप लिखा हुआ है और रॉक लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं पिक्चर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑन अदर हैंड ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर पिक्चर का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या शायद उस तरह से अट्रैक्टिव ना रहे, अगर हम कर भी पाएँ किसी तरह। मैंने आज तक वैसे किया नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये पिक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में, लेकिन रेडियो बटन के अंदर आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने किया भी है और काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त बात बताई इन्होंने। प्लीज़ और भी कोई अपना थॉट शेयर करना चाहे तो माइक ओपन करके कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, अगर हम दो चीज़ों में डिफरेंस कर रहे हैं। अब्दुल मोइज़, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अब सही आ रही सर? जी अब बेहतर है। अब सही आ रही है? जी अब बेहतर है। जी ये कहना चाह रहे थे, जी हम ये कहना चाह रहे थे कि ना, जैसे रेडियो बटन तो हम उसके यूज़ कर रहे होते हैं कि हम कोई डिफरेंस हो, कोई मेल फीमेल का, जेंडर का, या इसी कोई डिफरेंस होता ना कि आप किसी यूनिक पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम चेक बॉक्सेस में मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी अब अब्दुल मोइज़ ने बिल्कुल सही बात की कि चेक बॉक्स में आपके पास ये भी एक ऑप्शन आता है, मल्टी सेलेक्ट वाले भी चेक बॉक्सेस में मल्टी सिलेक्शन होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे सवाल इस वक्त चेक बॉक्स और रेडियो बटन वाला नहीं है। हमारा सवाल इस वक्त ये है कि ड्रॉप डाउन में और रेडियो बटन में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों में एक ही सेलेक्ट होता है। इसमें सर ये एक चीज़ ये है कि अगर किसी फॉर्म में नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है किसी शख्स की, तो वो तो 200 चॉइसेस हो सकती हैं कंट्रीज़ की, तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में ड्रॉप डाउन के अलावा कोई चॉइस है ही नहीं। आप 200 ऑप्शंस डिस्प्ले करेंगे तो वो तो पेज का हुलिया बिगड़ जाएगा। तो ये इस कंडीशन में ड्रॉप डाउन सबसे बेहतर रहता है जब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हों। जी बहुत अच्छी बात की अफजाल अहमद, यही मैं सुनना चाह रहा था बात। एक तो अच्छा, बाकी लोगों ने जो बताया वो भी बहुत अच्छी बात की है, बाकी लोगों ने भी बिल्कुल एक्यूरेट डेटा, मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब इस लेवल पे हम यहाँ तक सोच पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना सोच पा रहे हैं, बहुत मेरे लिए अच्छी बात है। और आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि सब में बड़ा जो रीज़न है, जो सब में स्ट्रॉन्ग रीज़न है सिलेक्शन, ये जो ड्रॉप डाउन को अलग करने का, यानी रेडियो बटन पहले से मौजूद था लेकिन ड्रॉप डाउन फिर भी बनाया, उसका ये रीज़न था कि कॉम्पैक्ट होता है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। जैसा कि नेशनैलिटी का जिक्र किया तो 200 कंट्रीज़ के अगर नाम शामिल हैं एक जगह पे और उसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है, तो उसमें हमें कॉम्पैक्ट ऐसी चीज़ चाहिए जो फॉर्म में ज़्यादा कचरा ना करे, ज़्यादा जगह ना घेरे और छोटी सी जगह पे प्लेस हो जाए, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर रेडियो बटन पे मैं 200 कंट्रीज़ के नाम लिखूँगा तो वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा अगर हम कंट्रीज़ को छोड़ के अगर हम सिटीज़ की बात करें तो पूरी दुनिया के अगर सिटीज़ में से मुझे कोई एक सिटी सेलेक्ट करना है तो शायद वो फिर उसके लिए भी ड्रॉप डाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो बहुत अच्छी इन्होंने बात की, बाकी लोगों ने भी अच्छी बात की कि यार अब जो रेडियो बटन है उसके अंदर पिक्चर्स का इस्तेमाल हो सकता है, ड्रॉप डाउन में ज़ाहिर है पिक्चर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाबर भाई ने भी बहुत अच्छी बात बताई। वेल तो ये हमने डिफरेंस देखा। जी सर मेरे सवाल है कि ड्रॉप डाउन में जैसे आपने अभी कहा कि 200 से 250 मतलब 200 सिटीज़ हैं, सॉरी कंट्रीज। आपकी आवाज़ हुज़ैफ़ा काफ़ी स्लो आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ अगर ड्रॉप डाउन में 200 कंट्रीज हैं, हाँ सही है, और वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ रही है, मतलब A to Z, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, वो कैसे आ रही है? असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना पड़ेगा आपको, जब भी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, अदरवाइज थोड़ी आएगी। अच्छा हाँ, जैसा ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अभी सिलेक्शन बॉक्स में कराची को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं कराची को लेके नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्शन बॉक्स में भी नीचे ही शो होगी मेरे पास, आखिर में शो हो रही होगी। देख लेते हैं जाके, रिफ़्रेश किया मैंने, देखिए सबसे पहले लाहौर आ गया, अब कराची सबसे लास्ट में चला गया है। तो जिस ऑर्डर में आप रखेंगे उसी ऑर्डर में शो हो रहा होगा। और आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि ज़्यादातर ड्रॉप डाउन मेन्यू में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हुआ हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, वो असल में डेटाबेस में भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हुआ हुआ ही होता है, तो वो डेटाबेस से जब ला के डिस्प्ले करते हैं ना फ्रंट एंड पे, तो इस वजह से वो ऑर्डर अपना चेंज नहीं होता, ऑर्डर अपना वो मेंटेन करके रखता है। वेल तो अभी तो हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी, अभी हम वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो उसको भी देखेंगे हम। जी बाबर भाई, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक और भी बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर जैसे
अभी जो एग्जांपल दी थी किसी ने कि 200 कंट्रीज़ हैं, तो अगर हमें अपना कंट्री जो है सेलेक्ट करना है तो हम क्लिक उसको ऑन कर मतलब ओपन करके जो है ना अपने मैनुअली सिलेक्शन से बेहतर ये है कि हमने कोई भी कहीं मतलब ड्रॉप डाउन ऑन करके कोई भी क्लिक किया, फिर हमने अपना पी था अगर हमने दबाया तो पी की सिलेक्शन पे खुद ब खुद चला जाता है कीबोर्ड के थ्रू। तो पाकिस्तान, पोलैंड इस तरह के खुल जाते हैं। जी बाबर भाई, बिल्कुल आपने सही बात की। जैसे मैंने ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, अब मुझे एच पे जाना है तो मैं एच लिखूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे एच पे लेकर चला जाता है। तो ये भी एक अच्छा, एच दबाता रहूँगा ना मैं, तो जितने एच से आइटम्स हैं वो सब पे मुझे बारी बारी लेकर जाएगा। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है आमतौर पे जैसे मेरे पास, चूँकि मैक मशीन पे हूँ तो मेरे पास थोड़ा मैक के हिसाब से खुल रहा है, लेकिन विंडोज़ के ऊपर ना थोड़ा ये विंडोज़ के हिसाब से खुलता है। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस उस ऑपरेटिंग सिस्टम का है ना, उसको भी ये मेनटेन करके रखता है ना। तो मतलब विंडोज़ पे जो शॉर्टकट्स आमतौर पे होते हैं वो उसमें काम करेंगे ना विंडोज़ वाले, और मैक पे जो शॉर्टकट्स आमतौर पे होते हैं वो काम करेंगे। वेल ये शॉर्टकट कॉमन है दोनों में कि आप एच दबाएंगे तो एच पे लेके चला जाएगा आपको वो। अच्छा जी, तो हम अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई आगे क्या है हमारे पास। अच्छा, और सवाल है जी दोस्त। जैसे ड्रॉप डाउन आप अभी स्क्रीन पे खोलें, जैसा आपने जैसे ड्रॉप डाउन खोला, हाँ, तो अक्सर वो मिस्टर ऐसे ड्रॉप डाउन भी होते हैं जिसमें ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे हम पी या टी, सिर्फ टी भी लिखते हैं तो टी वाले सारे हमें शो कर देते हैं, वो कैसे होता है? अच्छा, वो सर्च बॉक्स वाला जो होता है ना, वो अभी हम डिस्कवर नहीं कर रहे। अभी हम ये सिंपल वाला देख लेते हैं पहले। सर्च वाला भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे। असल में वो कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स पहले से बने हुए मौजूद होते हैं जो HTML के नहीं होते असल में वो, लेकिन कंपोनेंट बने बनाए मौजूद होते हैं। तो हम जब वंस हम रिएक्ट वगैरह पे पहुंचेंगे ना, जब हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, तो ये वाली बात आपकी वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएगी। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स की और आपके मटेरियल UI की जब हम बात करेंगे और रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ज़रूर कवर हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा जी, तो हम तो डायरेक्ट अभी कोडिंग में आगे चले गए थे, तो हम वापस ज़रा पीछे आ जाते हैं। अच्छा, ये मेकिंग चॉइसेस हमने देख लिया कि भाई मेकिंग चॉइसेस में रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और ड्रॉप डाउन होते हैं, और तीनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तीनों में से कोई एक भी हटा देंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तीनों जब जहाँ पे रेडियो बटन की ज़रूरत है वहाँ पे वही लगेगा। ठीक है, जहाँ पे चेक बॉक्स की ज़रूरत है वहाँ पे वही लगेगा। मिसाल के तौर पे रेडियो बटन में हमने डिस्कवर किया था कि अगर पिक्चर लगानी है तो रेडियो बटन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या 2 या 3 चॉइसेस हैं, तो उसमें जैसे मेल फीमेल है 2 ही चॉइसेस हैं, तो उसमें रेडियो बटन बेस्ट है, क्योंकि बंदे रेडियो बटन में ना पहले से ही ऑप्शन सामने दिख रहे हैं। जैसे बाबर भाई ने जिक्र किया कि भाई बंदा वहीं पर क्लिक मार देता है मेल फीमेल। मेल फीमेल में अगर ड्रॉप डाउन लगा देगा ना बंदा, तो उस पर 1 की जगह 2 क्लिक होगा, टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, उसी तरह चेक बॉक्सेस हैं, मल्टीपल सिलेक्शन है। फिर ड्रॉप डाउन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कंट्रीज़ या सिटीज़ के नाम हैं, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो तीनों ही बहुत बेसिक हैं और बहुत मैंडेटरी हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद है सबमिशन फॉर्म, के फॉर्म की जो सबमिशन जो होगी वो किस तरह होगी। इसमें ना बटन ज़ाहिर होगा कोई ना कोई। एक तो सबमिट का बटन होगा, सिंपल बटन। एक होगा इमेज वाला बटन, कि कोई इमेज हो या मिसाल के तौर पे एक परी बनी हुई हो छोटी, उस पर क्लिक करूँ तो फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, एक होगा फाइल अपलोड वाला। तो ये तीनों ज़रा हम अब करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा बारी बारी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि ये जो रेडियो बटन वाला जो हमारा वो है सिलेक्शन होती है, इसके अंदर क्या डेटाबेस से उठा के ऑप्शंस दिखा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, वो आम तौर पे डेटाबेस से ही हम ला के दिखा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जैसे मैं इंटरनेट का कनेक्शन लगाने के लिए मैं फ़ॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरनेट का कनेक्शन लगाने के लिए जब मैं फ़ॉर्म भरूँगा तो वहाँ पे मेरे पास एरिया की एक लिस्ट आ रही होगी ना। ठीक है, मैंने पहले कराची सेलेक्ट किया। अब कराची जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो नीचे वाला जो उसके ड्रॉप डाउन है ना, वहाँ पे मुझे कराची के सारे एरिया नज़र आना शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर मैं कराची सेलेक्ट नहीं करता, मैं लाहौर सेलेक्ट करता हूँ या इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर नीचे वाले ड्रॉप डाउन में इस्लामाबाद के मुझे डेटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास डेटाबेस हो पीछे और डेटाबेस में हर सिटी के एरियाज़ अलग अलग मौजूद हों। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम इसी तरह करते हैं, लेकिन अभी हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। अभी हम राइट नाउ सिर्फ जो है अभी हम राइट नाउ सिर्फ स्टैटिक बनाकर देख रहे हैं HTML से, और फिर जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे और फिर डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे तो यही चीज़ें हम फिर मज़ीद डिटेल में और अलग तरह से पढ़ेंगे। वेल, अभी आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये बात डिस्कस हो रही है कि हाउ फॉर्म वर्क्स। एक फॉर्म जो है वो काम करता कैसे है। अ यूज़र फिल्स अ फॉर्म एंड देन प्रेसेस अ सबमिट बटन।
ठीक है, आप ये देख रहे हैं एक फॉर्म है छोटा सा, बंदे ने अपना नाम लिखा और बंदे ने एक सिलेक्शन की है, किसी सेलिब्रिटी को वोट दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे लक्स स्टाइल शो हो रहा था तो उसमें क्या होता था, वो कहते थे यार आप इसके अंदर 10-12 लोग इनरोल्ड हैं, अब आप ना अपने फ़ोन से फला मैसेज करके इसको वोट दें। तो आप उसको इमेजिन कर लें कि उसी का एक ये वेब वर्जन है कि किसी वेबसाइट पे जाके आप लक्स स्टाइल अवार्ड की वेबसाइट पे जाके किसी को आप वोट कर रहे हैं, किसी एक सेलिब्रिटी को। तो आपने अपना यूज़र नेम लिखा या अपना नाम लिखा, उसके बाद वोट किसको करना है उसके आप ऊपर रेडियो बटन। अब जैसे कि आपको पता है वोट एक वक्त में आप एक ही को कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे रेडियो बटन का इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं थी, रेडियो बटन से ही काम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 की जगह 500 होते तो फिर इसमें ड्रॉप डाउन चाहिए होता हमें। अच्छा, टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर प्रेस अ बटन। अब ये फॉर्म फिल करके बंदे ने सबमिट का बटन प्रेस कर दिया। अब सबमिट का बटन प्रेस होते ही क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो चला जाता है किसी क्लाउड में, किसी सर्वर के ऊपर। वो सर्वर PHP पे भी हो सकता है, वो सर्वर C# में भी हो सकता है, VB.NET पे भी हो सकता है, जावा पे भी हो सकता है, और हम जो सर्वर लिखेंगे वो Node.js पे होगा, जिसका इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बुक थोड़ी असल में पुरानी बुक है, 2009 में ये लिखी गई थी बुक, और उस वक्त जो है वो Node.js बिल्कुल नई आई थी, उस वक्त इतना लोगों को पता नहीं था ना Node.js का। तो हम जो सर्वर लिखेंगे इंशाल्लाह वो हम Node.js का सर्वर लिखेंगे। तो सर्वर पे आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है सबमिट का बटन प्रेस करते ही। उसके बाद सर्वर आपको कोई ना कोई रिस्पांस देता है, जो रिस्पांस आप दोबारा से यूज़र को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, कि योर वोट इज़ कास्टेड फॉर फला सेलिब्रिटी, जो भी। ठीक है, थैंक यू कर दिया आपने। तो कुछ इस तरह से फॉर्म काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो एक फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो असल में होता कैसा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये चीज़, हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, हम अभी वापस आ गए अपने फ्लो पे। एक फॉर्म का स्ट्रक्चर होता कैसा है। फॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है, एक फॉर्म का टैग होता है असल में, सही है, एक बहुत ही सिंपल सा टैग होता है फॉर्म का, ओपन और क्लोज हो रहा होता है जो। तो हम चलते हैं, ये सारा कुछ जो हमने बनाया था इसको हम उड़ा देते हैं और अब फ्रॉम स्क्रैच इस फॉर्म को दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि FORM फॉर्म और टैब का बटन दबा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, ये एक्शन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये एक्शन असल में एक पुरानी चीज़ है जो अब इस्तेमाल नहीं होती ना, यानी अब थोड़ा जेसन वाले दौर में दाखिल हो चुके हैं, तो अब जेसन इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें एक्शन पे एक ना URL इन्होंने लगाया हुआ है और एक मेथड बताया हुआ है। ये तरीका भी ठीक है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन अब ये तरीका थोड़ा आउट ऑफ डेट हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। अब इसकी जगह एक दूसरा तरीका है, वो हम जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो वो डिस्कस होगा। ठीक है, असल में ये होता क्या है, एक्शन के जब सबमिट का बटन प्रेस किया जाए तो फिर क्या हो, ठीक है, उसके लिए एक्शन बताया जाता है। तो पहले आमतौर पे होता ये था कि सबमिट का बटन प्रेस करते ही ये सारा डेटा हम सर्वर पे भेज देते थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा करते क्या है कि इसको हम इस तरह से नहीं भेजते तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हम सर्वर पे ही हैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक सर्वर पे भेजेंगे नहीं डेटा को तो फिर काम होगा कैसे हमारा। लेकिन अब इस तरह से नहीं भेजते, उसके लिए एक नई अप्रोच आ चुकी है जो इससे बेहतर है। तो हम इंशाल्लाह वो अप्रोच डिस्कस करेंगे, हम ये वाली डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने एक अदद फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज़ कर दिया। ठीक है, फॉर्म यहाँ पे ओपन हुआ और ये यहाँ पे फॉर्म मेरा क्लोज़ हो गया। अब इसके दरमियान में मैं क्या लिखूँगा, फॉर्म कंट्रोल्स लिखूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फॉर्म बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे एक कमरे को बनाने के लिए आपको सीमेंट के ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, इसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। तो सबसे पहला फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा इनपुट और उसकी टाइप रखी मैंने टेक्स्ट। ठीक है, उसका नेम मैंने रखा नेम और उसकी आईडी मैंने रखी नेम। ठीक है, यानी नाम इनपुट लेना चाह रहा हूँ मैं बंदे का। अच्छा, आईडी आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम एक यूनिक आईडी देने के लिए हम ये आईडी इस्तेमाल करते हैं। वेल, अभी हम इस आईडी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये आईडी ना इस एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, अगर मैं ना भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसके बगैर भी ये चलेगा। मुझे इसके अंदर टाइप और नेम, बल्कि नेम भी अगर मैं ना दूँ तो भी ये चलेगा। ठीक है, सिर्फ मुझे इसको टाइप देना है। अच्छा, तो अच्छा, एक मैंने लेबल लगा दिया साथ में और एक मैंने इनपुट बॉक्स लगा दिया। अब ज़रा इसको देख लेते हैं ये स्क्रीन पे दिखता कैसा है। स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा, लेबल ये नेम आ गया मेरे पास और ये मेरे पास एक आधा इनपुट बॉक्स आ गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेबल को एक टैग में क्यों लिखा हुआ है। अगर मैं ये टैग में ना भी लिखूँ इसको, मैं जस्ट ऐसे ही अगर लिख दूँ यहाँ पे नेम,
तो भी ये सेम काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से अगर रिफ़्रेश करता हूँ, देखो कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह काम कर रहा है। लेकिन हम ये जो लेबल लगाते हैं, ये असल में हम किस चीज़ के लिए लगाते हैं, ये सिमेंटिक टैग्स हैं हमारे, ठीक है। ये स्क्रीन पे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता, लेकिन जब मेरे पास क्रॉलर्स आते हैं, जब मेरे पास कोई दूसरी मशीनें आती हैं मेरी वेबसाइट को पढ़ने के लिए, तो उनकी ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने इसको लगाया हुआ है एक टैग के अंदर। टैग, लेबल का टैग ओपन हो रहा है, लेबल का टैग क्लोज़ हो रहा है, और उसके दरमियान में ये है, ठीक है। अच्छा, लेबल के अंदर मैंने दिया हुआ है फॉर, कि ये लेबल जो है वो कौन से फॉर्म कंट्रोल के लिए लेबल है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म कंट्रोल तो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्म कंट्रोल नहीं है, जस्ट लेबल है ये, ठीक है। इसका काम है सिर्फ एक चीज़ को डिस्प्ले करवा देना, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो फॉर करके मैंने यहाँ पे बताया हुआ है नेम, ठीक है, या उसको मैं नेम इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये असल में मैं बता रहा हूँ कि कौन से वाले फॉर्म कंट्रोल के लिए ये मैंने लेबल बनाया है। तो फिर मुझे अपने फॉर्म कंट्रोल को ना एक आइडेंटिफिकेशन भी देनी पड़ती है, नेम इनपुट। तो अब मेरा जो ब्राउज़र है, मेरा जो कंप्यूटर है, उसको ये बात पता है कि ये वाला जो इनपुट बॉक्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, नेम इनपुट। तो जब भी ये लेबल वो पढ़ेगा आके, जो मेरा क्रॉलर है या कोई दूसरी मशीन जब मेरी वेबसाइट रीड करने आएगी, तो जब वो ये लेबल देखेगी, और ये लेबल किसके लिए है, फॉर नेम इनपुट, और नेम इनपुट के नाम से यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मौजूद है, तो उस मशीन को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इनपुट बॉक्स है उसके साथ का लेबल ये है। क्योंकि देखो डब्बे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, देखो इतने सारे डब्बे हो सकते हैं एक फॉर्म के अंदर, ठीक है। अभी कौन सा नेम के लिए, कौन सा रोल नंबर के लिए, कौन सा, ये तो नहीं पता चलेगा ना। तो एक मशीन को ये पता लगाने के लिए मुझे ये लेबल साथ में देना पड़ता है, ठीक है। अभी तो मेरे पास एक ही बॉक्स है। अच्छा, अब ज़रा इसको हम मज़ीद बॉक्सेस बना लेते हैं। मैंने कहा BR, लाइन को ब्रेक किया, और मैंने इसी को क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, और मैंने एक और बना दिया, ठीक है। अब एक नेम हो चुका था मेरे पास, दूसरा भी नेम है, लेकिन दूसरा मुझे नाम के लिए नहीं चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए मिसाल के तौर पे रोल नंबर के लिए, ठीक है, रोल इनपुट। अच्छा, ये आम तौर पे जो आईडी है ना, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैं रोल इनपुट रख रहा हूँ, आप सिर्फ रोल भी रख सकते हैं, या ABCD कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अच्छी आदत ये है कि आप ऐसी आइडेंटिफिकेशन रखें कि उसको देख के समझ में आ जाए किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ रख रहा हूँ, रोल इनपुट। तो जी ये नेम इनपुट आ गया, ये रोल इनपुट आ गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं बुक में क्या इन्होंने बताया हुआ है। टेक्स्ट इनपुट तो हमने बना लिया, तैयार कर लिया। अच्छा, टेक्स्ट इनपुट में कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं, इसका साइज़ लगा सकते हैं आप, मैक्स लेंथ लगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों लगा कर देख लेते हैं हम। एक है आपका साइज़, मिसाल के तौर पे जो मेरे पास फॉर्म कंट्रोल था, जो रोल इनपुट है, इसके अंदर मैंने कह दिया साइज़ आपका क्या है, मैंने कहा साइज़ आपका क्या है, 4 है या 5 है, चलो। अब इससे आप देखें स्क्रीन पे इसके ना एक चेंज आएगा, वो चेंज ये आएगा कि 5 कैरेक्टर जितना आपने इसको बना दिया, 1 2 3 4 5 6 जैसे ही लिखूँगा ना तो वो फिर आगे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर का ये साइज़ हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैक्स लेंथ एक चीज़ होती है, मैक्स लेंथ को भी लगा के देख लेते हैं। मैंने नेम इनपुट के ऊपर मैंने मैक्स लेंथ लगा दी, मैक्स लेंथ लगा दी मैंने 20। अब इससे होगा क्या कि इनपुट बॉक्स का साइज़ तो वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर आप 20 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं लिख सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा पे M इंज़माम मलिक, अब मेरा नाम ये 20 कैरेक्टर के अंदर अंदर आ गया। अब ज़रा मज़ीद कैरेक्टर देने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें मैं मज़ीद बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसमें इनपुट नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि 20 कैरेक्टर की मैंने लिमिट लगाई थी। तो ये दोनों भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। सम टाइम क्या होगा कि आपका बंदा कोई 200 कैरेक्टर का नेम आपको दे दे, ठीक है, तो शायद आपके डेटाबेस में वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए बाद में जाके, ठीक है। तो इस वजह से आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा सकते हैं। जी दोस्त, जी दोस्त। सर इधर पासवर्ड देते हैं, कोई चीज़ ऐसे शो ना हो, सिर्फ वो हम जैसे आगे भी बिल्कुल ना डॉट शो है, तो कैसे करते हैं सर? ये मैं दोस्त आपका सवाल नहीं समझा, आपने क्या कहा ये? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, पासवर्ड होता है, जैसे पासवर्ड लिखते तो आप पासवर्ड लिखते हैं वो हमें शो नहीं होता, जैसे टाइप करते हाँ, पासवर्ड जो है ना, जी जी, वो हिडन होते रहते हैं, तो सर कैसे करते हैं सर? हाँ वो बता देता हूँ आपको, मैं अभी बता देता हूँ।
अच्छा, पासवर्ड का भी इनपुट आपको बता देता हूँ मैं कैसे होगा। ये जो टाइप लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, इस टाइप को जस्ट आपने कर देना है पासवर्ड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड, इसका मैं आईडी भी चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड इनपुट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मैंने ये लगा दी। पासवर्ड का साइज़ मैंने कहा भाई क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 20 कैरेक्टर का पासवर्ड हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ये मैंने लगा दिया इसमें। इसको रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे पासवर्ड का इनपुट शो हो गया। अब जहाँ पे मैं लिखूँगा ना कुछ भी तो वो मुझे शो नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन वो एक्चुअल में लिखा रहा है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये आपका एक टेक्स्ट इनपुट और भी आ गया यहाँ पे जिसका नाम है पासवर्ड। अच्छा जी, तो होपफुली ये जो अभी तक बातें डिस्कस हुई हैं यहाँ पे ये आप लोगों को समझ आई होंगी। अच्छा, अब आगे मुझे क्या करना है, सबसे एक अदद बटन बनाना है मुझे, ठीक है। और फॉर के बारे में पूछना था सर। जी सॉरी, फॉर एट्रीब्यूट। हाँ फॉर, प्लीज़ पूछिए। अच्छा, एक लेबल जो है वो विदाउट फॉर के, हाँ, और एक लेबल फॉर के साथ हो अगर, हाँ, तो क्या अब जैसे चेक बॉक्स है तो हाँ, विदाउट फॉर के जो है लेबल अगर हम उसको देते हैं तो हम अगर उस लेबल पे हम क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स चेक, उस पर चेक नहीं लगेगा। और फॉर देने पे मेरे ख्याल में लेबल का जो नाम होगा उस पर अगर हम वो बाउंड कर देगा उस चेक बॉक्स को उससे। अगर हम उस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे चेक लग जाएगा बॉक्स के अंदर। मेरे ख्याल में बाइंड करता है इन दोनों चीज़ों को। अच्छा, ये मैंने इसको ट्राई करके नहीं देखा। आमतौर पे वैसे लेबल ना फॉर के साथ ही देते हैं, लेकिन ये जो आपने बात की है मैंने ट्राई करके नहीं देखा। अभी करके देख लेंगे ये, अभी हम जब चेक बॉक्स की तरफ जाएंगे ना अभी करके देख लेंगे हम ये। अच्छा जी, तो वेल तो सवाल ये है कि यार लेबल के साथ अगर लगा हुआ और बगैर लेबल के लगा हुआ तो उसमें फ़र्क क्या है। अभी इनपुट बॉक्स जो हमने टेक्स्ट वाला देखा है इसमें इसकी हद तक तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिमेंटिक हम शुरू में ही पहली क्लास जो हमने की थी उसमें सिमेंटिक टैग और स्ट्रक्चरल टैग का फ़र्क हमने देख लिया था। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिसका स्क्रीन पे कोई ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो इंटरनली बहुत बड़े फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 लेबल लगा दूँ, ठीक है, एक नेम वहाँ लगा हुआ है, एक नेम यहाँ लगा हुआ है, तो स्क्रीन पे तो दोनों आ जाएगा, ठीक है। 2 अभी ये भी लेबल लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, स्क्रीन पे तो दोनों शो हो जाएंगे, डबल लेबल शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई क्रॉलर आएगा ना तो वो इस वाले लेबल को इग्नोर करेगा, वो इसको देखेगा, ठीक है। तो वेल 2 लेबल लगाना तो कोई मेरे ख्याल है मुनासिब चीज़ नहीं है, तो हम एक ही रखते हैं और प्रॉपर वाला रखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बना दिया सबमिट का बटन, ठीक है। अच्छा, सबमिट का बटन जब दबाऊंगा मैं, जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सबमिट होने पे ना अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पीछे ना तो सर्वर इस वक्त चल रहा है, ना तो मेरे पास किसी किस्म का कोई कनेक्शन इंटरनेट से मैंने इस फॉर्म का अभी तक बनाया है, ठीक है। तो अभी तक जब हम फॉर्म को सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, स्टैटिक फॉर्म है, अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा। वेल सबमिट का बटन दबाने से ये फॉर्म सबमिट होगा किसी ना किसी दर्जे में, लेकिन वो कहीं पहुंचेगा नहीं, किसी सर्वर पे नहीं पहुंचेगा। तो सबमिट का बटन जी मेरे पास ये देखें बना हुआ आ गया छोटा सा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। अच्छा, लाइन मुझे ब्रेक करनी है यहाँ पे, ओके, BR, ठीक है। मैंने लाइन ब्रेक कर दी थोड़ी सी यहाँ पे ताकि वो अगली लाइन में शो हो। तो मेरे पास ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये पासवर्ड है, और मेरे पास ये सबमिट का बटन है। अच्छा, सबमिट का बटन जो है, अगर मैंने नेम लिखा हुआ है, मैंने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, जब भी ये सबमिट का बटन काम कर रहा है अभी, ठीक है। आप देखें सबमिट बताता हूँ तो फॉर्म खाली हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि यार नेम तो हो जाए रिक्वायर्ड, बगैर नेम के सबमिशन हो ही ना, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, इनपुट पे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप नोट कीजिएगा कि अगर मैं नाम इसको ना दूं और मैं पहले ही सबमिट का बटन प्रेस करूं तो ये मुझे क्या कहेगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। मुझे ये कह रहा है कि भाई इस फील्ड को जो आप क्या करें, पहले जल्दी से फिल कर दें आप इसको, उसके बाद ही ये फॉर्म सबमिट होगा, उसके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने इस पर लिखा A, और A लिख के मैंने सबमिट करना चाहा तो ये हो गया सबमिट, हालांकि A कोई नाम नहीं होता,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये मैक्स लेंथ जो था ना, इसके आगे मैंने मिन लेंथ लगा दी। कितनी लगा दी? 3 कैरेक्टर। एटलीस्ट जो नाम होता है वो 3 कैरेक्टर का होता है, तो मैंने मिन लेंथ लगा दी 3 कैरेक्टर। तो अब ये 3 कैरेक्टर से कम पे सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबमिट बटन दबाया, इसने कहा भाई लेंथ जो है आपकी वो कम है, मना कर दिया, 3 कैरेक्टर से कम पे आपके सबमिट नहीं होगा ये। तो 3 कैरेक्टर का नाम अली होता है एक, मैंने अली लिखा, सबमिट किया, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ज़रा रोल नंबर। अब रोल नंबर जो है उसमें भी आप रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ आप लगा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अब क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पासवर्ड में भी मिनिमम की लेंथ लगा देता हूँ मैं। पासवर्ड में मैंने कहा भाई साइज़ इसका 20 है और इसकी जो मिन लेंथ है वो आपकी होगी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, ठीक है। 6 से कम के कैरेक्टर इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मैक्स लेंथ भी मैंने बता दी कि मैक्स लेंथ जो है वो कितने होंगे, 20 कैरेक्टर्स होंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया। अब आप नोट करें, मैंने नाम लिख दिया अली, ठीक है। अब पासवर्ड मैंने नहीं लिखा और रिफ़्रेश नहीं किया ना मैंने नाम लिखा अली और मैंने, अच्छा पासवर्ड मेरा रिक्वायर्ड नहीं है, जब भी वो बगैर उसके सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। मैंने पासवर्ड कहा भाई रिक्वायर्ड है फॉर्म सबमिट करने के लिए। अच्छा, रिफ़्रेश किया मैंने कहा अली, और अली के बाद जैसे ही सबमिट किया, क्या प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, मैंने 1 2 3 लिखा, बट ये कह रहा है 6 कैरेक्टर लिखो। भाई 6 कैरेक्टर से कम पे क्या होगा, ये सबमिट नहीं होगा। तो मैंने क्या कह दिया 4 5 6 कैरेक्टर पूरे कर दिए, सबमिट कर दिया। अच्छा, अभी मैंने रोल नंबर नहीं लिखा था फिर भी सबमिट हो गया, क्योंकि रोल नंबर मेरा रिक्वायर्ड नहीं है। रोल नंबर को भी मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। अब मेरा रोल नंबर भी रिक्वायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा है कि फॉर्म कंट्रोल्स को हम किस तरह से, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं फॉर्म कंट्रोल पे लगाने के लिए, ठीक है। जो कि साइज़ है, रिक्वायर्ड है, टाइप उसकी क्या होनी चाहिए, इस टाइप को मैं नंबर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नंबर कर देता हूँ इसको, तो फिर यहाँ पे देखें किस तरह से शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये एक एरो आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन रोल नंबर आमतौर पे नंबर नहीं होता, रोल नंबर आमतौर पे टेक्स्ट ही होता है, क्योंकि उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं ना, कि भाई RF1024 इस तरह करके रोल नंबर होता है, तो उसको आमतौर पे हम टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। जी दोस्त, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सर जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये अगर यूट्यूब चैनल है सर, उसका सर अगर हम लिंक दें बट के ऊपर, तो वो सर कैसे देंगे सर? मैं समझा नहीं, आपका यूट्यूब का चैनल है उसको क्या करना है? सर उसका लिंक देना है, सब्सक्राइब करना है, या कोई ऐसा लिंक देना है कि यूट्यूब के चला जाए, वो कैसे करेंगे सर? किसको देना है? यूट्यूब चैनल पे सर, चैनल पे लेके जाना है सर अपनी वेबसाइट से। नहीं, आपको अपने फॉर्म के ऊपर एक ऐसा लिंक लगाना है जिससे चैनल पे चला जाए। जी सर। हाँ, तो ये तो बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है। ये मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे चला जाता हूँ, सही है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल आ चुका है। अब ये एक मिनट, अभी एक्चुअली चैनल पे नहीं है, स्टूडियो में है। ये मैं चैनल के लिंक पे ले गया इसको, राइट। दिस इज़ माय चैनल। अब ये जो चैनल है इसका मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिंक लगाना है, राइट। तो ये तो एंकर टैग के ज़रिए हम करेंगे ना, बहुत पहले ही हमें सीख चुके हैं। एंकर टैग ए दबाया मैंने, उसके बाद ये href के अंदर मैंने वो लिंक लगा दिया, राइट। अच्छा, अभी भी लिंक बाय द वे स्टूडियो का ही आया है, तो ज़ाहिर है जो भी लिंक होगा वो आप लगा दीजिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैंने कहा माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ ये? एक एंकर टैग लगाया मैंने। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, इस तरह का आ गया, माई यूट्यूब चैनल। क्लिक करूँगा, मुझे उस चैनल पे लेकर चला जाएगा। जो भी मैंने लिंक लगाया होगा ना, जो भी आपका लिंक है, चाहे वो यूट्यूब का है चाहे कहीं का भी है, वहाँ पे आपको ये लेकर चला जाएगा। अच्छा सर, इसको बटन इनपुट पे रख सकते हैं, जैसे सबमिट का बटन है? जी, इसको पूरे को भी बटन बना सकते हैं आप, एंकर टैग को। एंकर टैग को बटन बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं। बटन बनाया आपने और एंकर टैग को आपने बटन के अंदर कर दिया, सही है। तो आपको ये अब ना थोड़ा बटन टाइप का बन के दिखेगा, ये रहा बटन बन गया ये, ठीक है। तो बस ये बटन क्लिक करेंगे, काम करेगा ये उसी तरह। अच्छा सर, इसमें जैसे फॉर्म का टैग है, हम बाकी टैग जो है वो मल्टीपल लगा रहे हैं, तो फॉर्म का टैग मल्टीपल हो सकता है एक पेज पे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे पेज में एक ही फॉर्म हो। जैसे ये एक एडमिशन फॉर्म है, मिसाल के तौर पे एक जस्ट एग्जांपल ले लें आप, कि ये जो फॉर्म है ये एक एडमिशन का फॉर्म है। एक थोड़ा ही दूर बाद इसके अंदर कंप्लेन का भी फॉर्म हो सकता है,
वो कंप्लेन के फॉर्म का अपना सबमिट बटन होगा, उसके अपने इनपुट्स होंगे, ठीक है ना। जब आप ये सबमिट दबाएंगे तो ये तीनों फील्ड पूरी होना ज़रूरी है, ठीक है ना, जब भी आप ये सबमिट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो फॉर्म आप फिल कर रहे होंगे तो उसके इनपुट्स होना ज़रूरी हैं, तो वो फॉर्म बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा, इससे बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा वो, ठीक है। हम 2 फॉर्म बना के भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसी फॉर्म को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसी फॉर्म को ना, तो आप देखें इस तरह का ना 2 बन के आ जाएगा, ठीक है। मैं जब यहाँ पे कुछ लिखूँगा और सबमिट दबाऊँगा तो ये इस वाले को देख रहा है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे दबाऊँगा तो ये नीचे वाले को देख रहा है। इन दोनों का आपस में फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये बिल्कुल सेपरेट है दोनों ना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा फासला भी दे दिया उसमें। ये 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं, बिल्कुल आप अपने पेज पे चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितने आप चाहें फॉर्म बना सकते हैं अपने एक ही पेज के ऊपर। टेल कहाँ यूज़ होता है? सॉरी, टाइप जो होती है टेल की एक, ये जो टेक्स्ट इनपुट में जो टाइप लगी हुई है इसकी बात कर रहे हैं आप, इसमें टेल जो यूज़ होता है। देखें ये जो टाइप है ना आपकी, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, ये इतनी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। ये सारे तो आप लगा कर देखेंगे। वेल आपने टेल का जिक्र किया है, जहाँ पे टेलीफोन नंबर इनपुट लेते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है टेल, सही है। इसको मैं टेल करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ही आप इसको टेल करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी फ़र्क तो नहीं आएगा। वेल ये टेलीफोन नंबर के लिए इस्तेमाल होता है टेल वाला, ठीक है। मैडम ये नेम के अंदर से सिर्फ हम कैरेक्टर्स इनपुट दें और कोई नंबर इनपुट करें तो उसमें कोई एरर जनरेट करें। सॉरी आपकी मैं बात समझा नहीं। आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आपकी आवाज़ आ रही है, दोबारा बोलें। मेरा सवाल ये है कि इसमें अगर यूजर नेम इनपुट करना है या इसमें कोई नंबर इनपुट करना है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग नेम इनपुट करते हैं तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स इनपुट हो, और अगर कोई इंटीजर्स इनपुट कर देते हैं उसके अंदर तो वो एरर जनरेट करते हैं। तो इस किस्म की हम सेपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं? ये आप जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं कर सकते ना, ये आप अभी नहीं कर सकते फ़िलहाल। या एक इसमें चीज़ होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो भी हम बल्कि देख लेंगे, मैच करके होता है वो, ठीक है। वेल लेकिन वो एरर जनरेट नहीं करेगा, वो जस्ट ये बोलेगा कि आपका पैटर्न मैच नहीं हो रहा। तो वो बाकायदा एरर जनरेट करने वाला जो काम है ना कि भाई अगर नेम में मुझे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ही चाहिए थे और किसी ने एक नंबर साथ में लगा दिया है, तो मैं सबमिट पे उसको बाकायदा बताऊं कि यार तुमने नंबर लिख दिया है गलती से, तो ये बगैर जावास्क्रिप्ट के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन भी वैसे बता देता हूँ, सही है। रिजेक्ट्स करके मैंने लिखा तो अच्छा रिजेक्ट्स के साथ मैं W3 स्कूल लिख लेता हूँ ताकि वो आसान वाला थोड़ा आ जाए, वरना वो जो रिजेक्ट्स असली वाला है ना वो तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा रिजेक्ट्स में इनपुट भी लिख लेता हूँ, पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न के नाम से एक चीज़ होती है। अब यहाँ पे ना इन्होंने कुछ पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे बना के भी दिए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने बना के दिया हुआ होगा पैटर्न काफ़ी सारा, ठीक है। ये देखें ये पैटर्न है। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है? दैट कैन नॉट कंटेन फॉलोइंग कैरेक्टर। इसमें छोटा वाला ये कोटेशन और ये डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन इसमें अलाउ नहीं है इस पैटर्न के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर एक जो है ना ये मैं ये वाला पैटर्न उठा लेता हूँ। मैंने एक पैटर्न यहाँ से कॉपी कर लिया है W3 स्कूल से। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक इनपुट बनाता हूँ नया URL इनपुट, राइट, सही है। मैंने कहा भाई तुम हो URL इनपुट। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे एक अदद URL चाहिए, ठीक है। मुझे एक अदद क्या चाहिए? URL चाहिए। तो मैंने कहा पैटर्न क्या हो? पैटर्न हो शुरू में HTTPS, सही है, और उसके बाद हो :/ और उसके बाद कुछ भी हो आगे जाके, ठीक है। तो ये मैंने एक पैटर्न लगा दिया यहाँ पे। टाइप मैं इसकी हटा देता हूँ, टाइप इसकी टेक्स्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट होता है क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे ID में कर देता हूँ इसकी URL इनपुट, राइट। अब ये जो URL है ना यहाँ पे आप ऑटोमेटिक देखें, एक तो URL ये पकड़ भी रहा है यहाँ पे ना। अच्छा इसकी टाइप में URL भी एक होता है, टेक्स्ट नहीं होता, URL होता है बाकायदा ना, तो URL कर देता हूँ मैं, सही है। अब यहाँ पे जब मैं कुछ लिख के भेजूँगा ना गलत चीज़ जो कि नॉन URL आइटम है,
तो ये मुझे अच्छा पहले तो नेम का एरर दे दिया इसने, नेम में कुछ लिख दिया मैंने, पासवर्ड में भी कुछ लिख दिया, रोल नंबर भी लिख दिया। देखो अब मुझे क्या ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर अ URL, ठीक है, ये प्लीज़ एंटर अ URL इसने कह दिया। अच्छा वो किसकी वजह से बोला है इसने, इस टाइप URL की वजह से, ठीक है। अगर मैं इसको टाइप को टेक्स्ट भी कर दूंगा तो स्टिल मुझे ये पैटर्न पकड़ के रखेगा, पैटर्न मुझे आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, उसको टेक्स्ट कर दिया और अब मैंने URL में आके ये लिखा, तो देखो क्या कह रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वायर्ड पैटर्न, ठीक है। तो ये जस्ट इतनी बात करेगा, रिक्वायर्ड पैटर्न की बात करेगा। एरर बाकायदा जनरेट करना वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, इसका लिंक भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ सब लोग आप अगर हम सर देखिए। फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं सर, इसमें सर वो सर जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं जी सर, उसके फिर साथ वो सर कैलेंडर आ जाता है सर, वो कैसे शो होता है? हाँ वो डेट इनपुट होता है, अभी वो थोड़ा देर में आ जाएगा बुक में ना, अगला टॉपिक वही है हमारा। अच्छा जी, तो हमने नेम देख लिया, हमने रोल नंबर देख लिया, हमने पासवर्ड देख लिया, हमने URL देख लिया, हमने साइज़ देख लिया, लेंथ देख ली हमने टाइप में ना टेक्स्ट देखा है, नंबर देखा है, लेकिन वो बहुत सारी टाइप्स हैं, वो उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखो टाइप पासवर्ड हो गया, और अब मेरे पास आ चुका है टेक्स्ट एरिया। लेकिन टेक्स्ट एरिया से पहले जो दोस्त ने कहा कि भाई मुझे अगर डेट इनपुट लेनी है तो उसके अंदर कैलेंडर आता है, वो कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार DOB इनपुट यानी डेट ऑफ बर्थ इनपुट, और इसमें मैंने कहा कि टाइप आपकी क्या होगी, डेट होगी, सही है। देखो जैसे ही मैंने D लिखा ना आ गया। अच्छा सिर्फ डेट भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, मैंने कहा सिर्फ डेट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में मुझे सिर्फ डेट चाहिए होती है, और मैंने यहाँ पे कह दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये कोड आप लोगों को गिटहब में मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं बाद में इस कोड को। अच्छा तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया डेट ऑफ बर्थ, इसके आगे जो आया है ना उसमें मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ कि 04, ठीक है, 20 अप्रैल 1994, ऐसे हाथ से भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस कैलेंडर पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा कैलेंडर छोटा सा ये खोल के दे देगा। इसमें क्लियर का भी बटन होगा, ठीक है, क्लियर लेकिन कर नहीं रहा वैल्यू। टुडे का भी बटन है कि आज की डेट सेलेक्ट कर ले, और मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये शायद जूम इन ज़्यादा हुआ है इसलिए सही दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। अच्छा तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर को मूव करने का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे ईयर और मंथ पूरा चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं मिसाल के तौर पे 1994 पे जाना चाहता हूँ, 1994 पे मैं जाता हूँ यहाँ से सर। जी दोस्त, अप्रैल और 20। ये पहले से बने हुए जी ये पहले से बने हुए कंपोनेंट्स हैं। मेरा यही सवाल है, ये पहले से बने हुए बनेंगे तो? जी प्यारे दोस्त, ये पहले से बने हुए कंपोनेंट्स हैं और इनमें आप चेंजेस आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे अभी हम नहीं सीख रहे उसको ना। आप अपने कस्टम कंपोनेंट्स खुद भी बना सकते हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स भी बने हुए होते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे अभी हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे बूट स्ट्रैप डेट इनपुट, ऐसे मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि इस तरह की भी चीज़ मौजूद है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कवर फ़िलहाल नहीं कर रहे राइट नाउ, ठीक है। बूट स्ट्रैप का जो डेट इनपुट है वो कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये, ठीक है, थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को बेहतर लगे ये। तो ये डेट इनपुट जो है ना बूट स्ट्रैप का कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये इस तरह का डेट इनपुट है, ठीक है। आप कोई भी डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें, आगे पीछे कर लें, यहाँ पे आपके ये ईयर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मंथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो मटेरियल UI डेट इनपुट मैं लिखूँगा, ठीक है, डेट पिकर के नाम से इनके पास ये मौजूद है। ठीक है, रिएक्ट डेट पिकर कंपोनेंट, तो ये कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये उससे मुख्तलिफ है थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं देख रहे। सिर्फ एयर की सिलेक्शन भी है, ठीक है, ये कस्टमाइजेबल है, थोड़ा थोड़ा आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ऑलरेडी हैं ये बनी हुई,
आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की डेट्स भी आप, जैसे फ्रेंच में या डैनिश जो डेट है वो थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे डैनिश में जून ही लिखा हुआ है ना, मंथ का नाम थोड़ा मुख्तलिफ तरह से लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। वेल अभी हम ये इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम प्लेन HTML ज़रा सीख रहे हैं पहले शुरू में। तो अच्छा सर, जी एक क्वेश्चन ये है सर, जो पासवर्ड के इनपुट के आगे एक आइकन बना हुआ आता है आएगा, जिससे पासवर्ड शो हो जाता है, वो हम किस तरह लगाते हैं? अच्छा, वो जो डिफ़ॉल्ट HTML का जो कंपोनेंट है ना, पासवर्ड इनपुट, उसमें ये चीज़ फ़ीचर मौजूद नहीं है। लेकिन ये जैसे मैंने जिक्र किया कि बूटस्ट्रैप के डेट इनपुट और थर्ड पार्टी कंपोनेंट जो बने हुए हैं बहुत सारे, उसमें ये फ़ीचर सब इम्प्लीमेंट पहले से हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम वो वाले सीखेंगे तो फिर आप, बल्कि अभी हम देख भी लेते हैं ना, बूटस्ट्रैप पासवर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये फॉर्म पे जब आप जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के ना आपको पासवर्ड वाले वो नज़र आ जाएंगे। वेल अभी फौरी तौर पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो उस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए पड़े हुए। इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। वेल HTML का जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसके अंदर ये वाला फ़ीचर इन्होंने नहीं दिया हुआ है। वो आपको या तो ख़ुद बनाना पड़ेगा, या तो कोई बना हुआ थर्ड पार्टी कंपोनेंट है वो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा जी, और आगे हम जी दोस्त, किसी का भी और कोई सवाल है तो वो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके ना पूछ सकता है। अच्छा, एक अदद हमारे पास अब है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? बिल्कुल इसी तरीके से होता है, जो हमारा जो टेक्स्ट इनपुट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करता है वो। लेकिन वो कैसे कर रहा होता है काम? योर कमेंट, सही है। कोई फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं, लास्ट में मैंने लगा दिया योर कमेंट और मैंने कहा कमेंट इनपुट, ठीक है। कमेंट इनपुट कह दिया, मैंने कहा रिक्वायर्ड तो ये नहीं है, अगर आप लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे इनपुट को हटा के ना मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं कहूँगा टेक्स्ट एरिया है ये, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया जो है वो क्या होगा? क्लोज भी होगा फिर टेक्स्ट एरिया, क्योंकि इनपुट जो था वो सेल्फ क्लोजिंग था। आप नोट कीजिए, इसमें क्लोजिंग वाला टैग मौजूद नहीं है। वेल आप लगा भी दें तो ठीक है, क्लोजिंग टैग आप लगा भी दें तो ये मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। लेकिन आमतौर पे इसको क्लोजिंग टैग ना भी लगाएं तो चलता है। इनपुट बॉक्स का आमतौर पे क्लोजिंग टैग नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग होता है, ये एक ही होता है बस। इनपुट ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग वाला टैग नहीं होता इसका। वेल टेक्स्ट एरिया में ये दोनों आपको चाहिए होते हैं, मतलब ओपनिंग भी चाहिए होता है, क्लोजिंग टैग भी चाहिए होता है, दोनों इसको लगा के फिर ही काम करता है ये। टाइप इसकी जो है ना देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। टाइप इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसमें मैंने एक ID लगा दी और लेवल लगा दिया, सही है जी। अब हम ज़रा इसको देखते हैं स्क्रीन पे किस तरह का दिख रहा है ये। अच्छा, टेक्स्ट एरिया की ख़ास बात ये बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप इसको अपने हिसाब से ना, जो भी आपको इसके अंदर कंटेंट लिखना है उसके हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा करके आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, लंबी चौड़ी जितनी भी आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे फॉर्म कंट्रोल पे लग जाती हैं, जिसमें एक है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना पहले से लिखी हुई आ रही हो हल्के डिम करके, योर कमेंट गोज़ हियर, सही है। तो अब ये क्या होगा, हल्का सा डिम करके ना पहले से लिखा हुआ आ रहा होगा ये। अरे ये प्लेस होल्डर काम नहीं कर रहा है इसमें ये। अच्छा, पहले से मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, इसलिए काम नहीं कर रहा था। मैंने पहले से क्या किया हुआ था, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट, ओके। ठीक है, असल में ये हुआ ये था कि मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट एरिया के बीच में जो भी कुछ लिखता हूँ ना वो पहले से टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ आ रहा होता है, राइट। ये हुआ था मेरे पास, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। आप नोट कीजिए वो पहले से लिखा हुआ आता है। तो आपको इसमें जो मैंने क्या किया था, ऐसे एंटर कर दिया था ना, तो एक एंटर पहले से हुआ आ रहा था टेक्स्ट एरिया के अंदर, इसलिए मुझे प्लेस होल्डर शो नहीं हो रहा था। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो आपको फ़ौरन यहीं पर क्लोज करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट एरिया बिल्कुल एम्प्टी शो हो, ठीक है, और प्लेस होल्डर भी नज़र आए, तो आपको फ़ौरन इसको क्लोज करना है, आपको एंटर नहीं करना है इसके बीच में, ठीक है। जैसे ही मैंने इस तरह किया तो मुझे प्लेस होल्डर मेरा दिख गया। अच्छा, प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे ही मैं कुछ टाइप करूँगा ये गायब हो जाएगा, ठीक है। नेम की जगह पे भी आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। मैंने नेम पे जाके बोला कि भाई प्लेस होल्डर एंटर योर फुल नेम हियर,
ठीक है जी, तो ये एंटर योर फुल नेम हेयर ऐसे लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और हम आगे चलते हैं। टैक्स एरिया हमने डिस्कवर कर लिया कि भाई टैक्स एरिया क्या होता है। अच्छा, टैक्स एरिया में कॉलम्स और रोज़ आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मेरा अभी वाला टैक्स एरिया है उसमें क्या होता है, एक 2 लाइनों का ये आपको डब्बा शो कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं 2 लाइन का नहीं, मुझे 6 लाइन का डब्बा शो करे, तो रो और कॉलम लगाने का इसके अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो मैं अपने टैक्स एरिया में जाता हूँ, मैंने कहा 6 लाइन का मुझे डब्बा चाहिए, तो मैंने कहा भाई रोज़ 6, तो ये मुझे 6 लाइन का डब्बा दिखा देगा, सही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा चौड़ा डब्बा दिखाए, मतलब अभी ये जो इस वक्त दिखा रहा है मुझे कितने कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 कैरेक्टर का मुझे ये डब्बा दिखा रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ यार मुझे ना ये 50 कैरेक्टर्स का डब्बा दिखाए, तो मैं उसको बोलूँगा कॉलम कॉल्स 50 कैरेक्टर, तो ये मुझे 50 कैरेक्टर का डब्बा इसने शो कर दिया। तो इस तरह मैं रो और कॉलम भी इसमें बता सकता हूँ। ये बुक में इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि भाई आप रो और कॉलम भी बता सकते हैं। ये रहा। अच्छा, रेडियो बटन हम लगा कर देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन है जी दोस्त। जी सर, ये जो टैक्स एरिया का इसको हम फिक्स करना चाहें, जैसे अभी तो हम इसको क्या नाम है छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर हम इसको एक फिक्स साइज का करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? सर जैसे लिमिट दी होती है सर, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं आप? देखें, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। जो HTML का जो डिफ़ॉल्ट है ना, इसके अंदर तो ये बना हुआ आ रहा होता है, इसको हटाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की, और CSS के ज़रिए आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये जो छोटा सा चुन्ना सा बना हुआ आ रहा है ना, ये जो चीज़ बनी हुई आ रही है साइड पे, इसको आप CSS के ज़रिए हाइड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, ये जो बना हुआ आ रहा है। लेकिन इसको आप अगर हटा देते हैं, अगर इसको आप ख़त्म कर देते हैं, तो टैक्स एरिया बनाने का मकसद फौत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। टैक्स एरिया बनाते ही इसी वजह से कि ये बड़ा छोटा करने का इसमें बिल्ट इन ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको ख़त्म नहीं करते हैं आमतौर पे, इसको बनाते हैं, क्योंकि सर इससे मतलब फॉर्म का जो लेआउट होगा, मतलब वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना सर। जैसे एक आपने कोई एक विद वगैरह दी हुई है उसको फॉर्म को, हाँ। और उससे अगर यूज़र इसको चेंज करेगा तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर उसमें? नहीं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मैंने काफ़ी चौड़ा कर दिया अगर इसको, और मैं आके ज़रा अपने अगर इसको पेज को कम करता हूँ, तो आप देखें ये अपने आप को ना अडॉप्ट कर रहा है। ये देखें नीचे वाली लाइन में भी जा रहा है, और मतलब पेज को कोई ये बोल नहीं रहा कुछ ना। नोट करें आप, लिमिट लगाना चाहते हैं, हाँ आप नोट करें, वो सिंगल कॉलम में आ जाती है हर चीज़, और इस तरह से कोई ज़्यादा पंगे नहीं कर रही है। वेल, अगर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन में भी ओपन करता है तो इसको वो छोटा कर सकता है अलग से ना, इसको वो चाहे तो छोटा कर सकता है। सर अगर लिमिट लगाना चाहें सर, Sorry? लिमिट शो हो रही होती है सर, जैसे 150 वर्ड्स लिखने हो रही है, और वहाँ लिखा भी साथ आ रहा होता है, शो हो रहा होता है। हाँ, वो तो आप मैक्सिमम मिनिमम की तो लिमिट लगा सकते हैं ना। ये जो मैक्स लेंथ है आपकी, मैक्स लेंथ तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। मैंने कहा भाई मैक्स लेंथ 50 कैरेक्टर, तो अब 50 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको ये लिखना अलाउ नहीं करेगा इसके अंदर ना, सही है। मैंने कहा भाई 50 कैरेक्टर कहाँ पे जाके पूरे होते हैं, बस पूरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ कर रहा मुझे ये। सर उसके साथ शो भी हो रहा होता है सर साथ में, इतना है। ये मैं आपकी बात समझा नहीं, सॉरी। सर ये एक बॉक्स है सर, उसकी लिमिट बता रहा होता है, डब्बे के साथ लिखा होता है कि इतने आपके वर्ड्स लिखे गए हैं, इतने रह गए हैं। अच्छा, काउंटर जो चल रहा होता है, एक काउंटर चल रहा होता है जी, वो काउंटर भी आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लगा सकते हैं, ठीक है। वो बिल्ट इन इसके अंदर मौजूद नहीं है, कुछ कंपोनेंट में होता भी है बिल्ट इन, लेकिन इसके अंदर जो HTML का अपना जो है कंपोनेंट, उसमें ये बिल्ट इन नहीं है। वेल, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप बहुत ईजिली ये लगा सकते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमने रेडियो बटन डिस्कवर कर लिए, चेक बॉक्सेस है। अब ये मेरा ख्याल है कि चेक बॉक्सेस में और रेडियो बटन में ना कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ये बस कोड लिख के देखने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे अभी इसमें 3 ऑप्शंस हैं, एक में लिखा हुआ है चेक इक्वल्स टू चेक्ड, तो वो उसमें पहले से चेक लगा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। जस्ट ये इतनी सी बात है। और इसमें रेडियो बटन में भी ना एक में सेलेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा जो सबसे पहला वाला रेडियो बटन है, इसमें चेक्ड इक्वल टू चेक्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले से वो चेक लगा हुआ आ रहा होता है। तो बस ये मेरा ख्याल है कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो है नहीं, लगा के देखने वाली बस चीज़ है ये। तो एक बार आप अपने हाथ से कोड लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही।
अच्छा जी, अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन भी हमने कोड लिख कर देख लिया है एक्चुअली, ठीक है ना। इसमें भी आप जितने ऑप्शन पे ऑप्शन लगाते चले जाएं वो पूरे ड्रॉप डाउन में शो होता चला जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक हमारे पास है मल्टी सेलेक्ट बॉक्स। ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन की तरह होता है, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा होता है ना, दोनों उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये यूज़ बहुत कम होता है लेकिन होता है यूज़। ये जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे ये होता है यूज़। अपना जानी बोर तो नहीं हो रहा तो बोरियत को ख़त्म करने का इंतज़ाम करेंगे। यूट्यूब कोई जो चीज़ देखनी है तो जाके आराम से बेडरूम पे बैठ के देख सकते हैं। 209 हो गया। अच्छा तो भाइयों, आप सब लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि पेट्रोल 209 का हो गया। अल्लाह अकबर। तो बस सर क्या कर सकते हो? बस अभी ये कर सकते हैं कि ज़्यादा कमाओ और ज़्यादा खर्च करो। इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाए क्या? इलेक्ट्रिक बाइक आज मेरा एक दोस्त लेकर आया है, तो चला कर तो मैंने देखी वो चार्ज, लेकिन उसका ख़त्म था, वो स्लो चल रही थी। जब लास्ट स्टेप पे आ जाता है ना चार्ज तो वो स्लो चलने लग जाती है थोड़ी। तो मगर ये कि मैं कल जाऊंगा दोबारा उसके पास में, देखूंगा ज़रा क्या रिपोर्ट है उसकी। 4 घंटे की चार्जिंग लेती है मेरे ख्याल में। हाँ, 4 घंटे उसको चार्ज करना होता है, तो मगर सही है वो। आई थिंक यही ऑल्टरनेट होगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, ये फ्यूचर तो आपकी जो जितनी भी 4 व्हील चल रही है ना रोड पे, वो सारी आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिक पे जाने वाली। अच्छा जी। सर एक भाई पूछ रहे कितने की है सर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक? इलेक्ट्रिक वाली यार, वो मेरा जो दोस्त लेकर आया उसने 95,000 की ली है, तो महंगी तो है स्टिल, लेकिन अभी जाहिर है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ही कंपनी है इस वक्त, तो हाँ तो 1 साल में तो शायद हम इतना पेट्रोल ही जला देते होंगे जितने की वो बाइक है। वेल ये और सस्ती हो जाएगी अभी तो। हाँ, अभी तो आपके सिर्फ एक ही कंपनी है ना इस वक्त कराची में, बल्कि पाकिस्तान में पूरे, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही है। जैसे ही ये 2-3 कंपनीज आएंगी ना तो इंशाल्लाह फिर इनमें कंपटीशन होगा तो ये रेट कम हो जाएंगे। और फ्यूचर सारा जो है ना अभी इलेक्ट्रिक का ही है। टेस्ला की गाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग टेस्ला की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका रीज़न यही कि वो बिजली से चार्ज होकर चलती है। तो अच्छा, बिजली आपके घर पे बहुत सारे लोग शायद ये सोचा ना बिजली नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, तो वो भाई सोलर से आप। हाँ सर पेट्रोल 209 का हो गया। 209 का हो गया, यस। इसी पे हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा वेल, तो ये मल्टी सेलेक्ट भी हमारे पास एक जो है ना मौजूद है। अब मल्टी सेलेक्ट में क्या होता है, आप एक साथ ना एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलेक्ट हमारे पास एक बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मल्टी सेलेक्ट में आप देखें 2 पहले से चेक हुआ हुआ है, एक गिटार और एक कीबोर्ड। अगर मुझे इसको डी सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल का बटन पकड़ के आप जिस को करते जाएंगे वो सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे देखिए मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, मैंने चौथे को भी कर दिया, 4 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कंट्रोल पकड़ के आप क्लिक करते जाएं, सेलेक्ट होता जाए। वेल ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है फिर। अच्छा, जो डिफरेंस जो है वो ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन का था, तो वही डिफरेंस चेक बॉक्स और मल्टी सेलेक्ट का कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर चेक बॉक्स में ना, जैसे फ्लावर के मैंने दुकान की एग्जांपल दी थी कि अगर एक फ़्लावर की दुकान में मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे फूल कौन कौन से कलर, तो अगर तो 4 कलर हैं तो फिर तो सही है। लेकिन अगर 400 कलर हैं और उसमें से मुझे 4-5 सेलेक्ट करना है, जैसे आमतौर पे आप पेंटर की दुकान पे जब जाते हैं तो वो बहुत बड़ा कैटलॉग आपके सामने रख देता है जिसमें 400 कलर्स होते हैं, तो उसमें मल्टी सेलेक्ट है ना कि मुझे कौन कौन से पैलेट्स चाहिए इसमें से। तो मेरा पैलेट 4 कलर सेलेक्ट करूँगा मैं, तो लेकिन वो 400 में से करूँगा, तो उसके लिए मुझे ये वाला शायद बेस्ट है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मल्टी सेलेक्ट HTML ने जो दिया वही इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको लेने के ना थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। इसको आम तौर पे अगर मुझे ये काम करना हो कि भाई 400 कलर्स में से इनपुट लेना हो, तो मैं क्या करूँगा, ये इतनी बड़ी सी विंडो बनाऊँगा, पूरी चकोर विंडो, और उसमें ना छोटे छोटे वो कलर्स बने हुए होंगे पूरे, और उस के आगे चेक बॉक्स लगा हुआ होगा,
ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और वो स्क्रॉलेबल हो पूरा। ठीक है, जैसे आप ये नोट करेंगे मेरे पास जो कमेंट का बॉक्स बना हुआ है, इतना बड़ा वो मेरे पास बॉक्स होगा, वो स्क्रॉलेबल होगा। अब उसमें 400 हो या 4000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें चेक लगाता जाए बंदा, करता जाए। वेल HTML वालों ने एक बना कर दिया हुआ है, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अच्छा जी, फ़ाइल इनपुट भी इसी तरह मौजूद है। फ़ाइल इनपुट में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर एक तो टेक्स्ट इनपुट होता है, उसके अलावा अगर आपको कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है। आप कहेंगे इनपुट, और टाइप में आके आप कह देंगे फ़ाइल, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़ाहिर है इसके साथ लेबल तो लगेगा एक, तो लेबल एक लगा देता हूँ मैं। लेबल कह दिया मैंने, और मैंने कहा कि यार योर प्रोफाइल फ़ोटो, सही है, और मैंने कहा आईडी। अब मुझे एक अदर यहाँ पे आईडी देनी होगी। ठीक है, मैंने आईडी पे कहा कि प्रोफाइल फ़ोटो इनपुट। ठीक है, थोड़ी लंबी आईडी दे दी मैंने। अच्छा, लेबल मैं ज़रूरी नहीं है लेबल लगाऊं, लेबल लगा दूं तो ठीक है, नहीं लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट वही सिमेंटिक वाली बात है कि अगर कोई क्रॉलर आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये इनपुट क्या चीज़ का है, तो इसलिए ज़रूरी है लगाना ये। अच्छा, तो इनपुट में मैंने कह दिया फ़ाइल, तो अब इसका जो डिस्प्ले आएगा ना मेरे पास, वो किस तरह का आएगा, वो कुछ आएगा इस तरह का। ठीक है, अब ये चूज़ फाइल का बटन मैंने प्रेस किया, और चूज़ फाइल का बटन प्रेस करने के बाद मैंने क्या कहा, एक फ़ोटो है ये, इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यही फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्टेड हो गई। अब इस फ़ोटो को एक्चुअल में कैसे भेजना है सर्वर पे, वो अब अभी नहीं देख रहे हम। वो जब सर्वर पढ़ेंगे, सर्वर बनाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इस फाइल को एक्चुअली सर्वर पे भेजना कैसे, और वहाँ पे सेव कैसे कराना है, और फिर बाद में जब यूज़र मांगे तो उसको वापस कैसे रिटर्न करना है, ये अब हम सर्वर के टाइम पर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये एक रिकॉर्डिंग है क्लास की, सही है, कल की या पता नहीं परसों की रिकॉर्डिंग है ये। तो मैं इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, मैं कुछ और ये स्क्रीनशॉट है इसको कर देता हूँ, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी फाइल मैं चाहूँ इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे पास कुछ मज़ीद भी कंट्रोल्स होते हैं कि भाई फ़ाइल किस किस्म की होनी चाहिए। एक होता है माइम टाइप, वो भी हम बता सकते हैं कि भाई JPG फाइल्स हों, कौन सी वाली फाइल्स हों। ठीक है, अभी वो आगे कहीं ना कहीं बताया जाएगा इसमें ऑप्शन कि माइम टाइप कैसे बताना है। अच्छा, इसमें इन्होंने जिक्र नहीं किया बाय द वे। अच्छा, कोई मसला नहीं है, इसमें जिक्र नहीं है तो क्या हुआ, हम अलग से देख लेते हैं W3 स्कूल पे। फाइल माइम टाइप, ठीक है जी। हाँ, वो माइम टाइप कैसे देते हैं मैं भूल गया असल में, अभी मुझे याद आ गया, मैंने कहा देख ही लेते हैं यहाँ से। एक्सेप्ट, सही है, एक्सेप्ट के नाम से होता है ये। अच्छा, तो मैं ये इनपुट जब मैं लिखूंगा ना टाइप इसकी फ़ाइल, तो साथ में मैं क्या लगा सकता हूँ, एक्सेप्ट का भी टैग लगा सकता हूँ। अब एक्सेप्ट में क्या लिखूंगा मैं, इमेज। ठीक है, अब जैसे आप नोट कीजिए, एक्सेप्ट में मैंने जब इमेज लिख दिया ना, ठीक है, और अच्छा इमेज भी इस तरह नहीं लिखूंगा मैं, अभी एक्सेप्ट वाले को हम पूरा देख लेते हैं। उसमें वो बाकायदा अंदर वो बता रहा होता है कि एक्सेप्ट में ना क्या क्या चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है, कि इमेज/JPG या स्टैटिक, कि भाई सिर्फ JPG इमेजेस हों या स्टैटिक कोई भी इमेज हो। तो मैंने इमेज लगाया ना सिर्फ, तो वो इमेज/स्टैटिक को असल में स्टैटिक लगाना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन /स्टैटिक चलो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सिर्फ इमेजेस को पकड़ेगा। अब आगे ज़रा देखते हैं कि स्क्रीन पे इसका क्या रिज़ल्ट आया है। रिफ़्रेश किया मैंने, चूज़ फाइल का बटन दबाया। अब आप नोट करेंगे जो इमेजेस है ना वो तो सेलेक्ट हो पा रही है, लेकिन जो मेरे पास वीडियो है वो सेलेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, जो PDF फाइल है वो उसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इमेजेस मेरे पास सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा अब इमेजेस के अलावा मेरे पास देखें यहाँ पे क्या ऑप्शन है, वीडियो।
अब मैं वीडियो लिख दूंगा तो सिर्फ वीडियो सेलेक्ट होगी, या फाइल का एक्सटेंशन लिख दूंगा मैं कि भाई .gif या .pdf, सही है, मैं .pdf लगा देता हूँ ज़रा, फिर सिर्फ .pdf ही सेलेक्ट होगा, कोई और फाइल सेलेक्ट नहीं होगी इसमें। ठीक है, .pdf ज़रा करके देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अच्छा, आप देखें सब कुछ डिम हो गया, सिर्फ ये PDF सिलेक्शन हो रही है इसके अंदर। मैंने PDF को सेलेक्ट किया, हो गया। ठीक है, दोबारा किया मैं। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन PDF की हुई है, लेकिन ऑप्शन में जाके मैं इसको बोलूँगा ऑल फाइल्स, तो फिर मैं इमेज को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ही नहीं कर सकता सेलेक्ट। ठीक है, जस्ट ये गाइडेंस के लिए होता है कि भाई आपने कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, PDF की फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, जस्ट टू गाइड योर एंड यूज़र कि अच्छा भाई ये हम चाह रहे हैं इस तरह की फ़ाइल आप दें। मिसाल के तौर पे उसका रिज्यूमे आपने उससे मांगा है, तो आपने .pdf लगा दिया है यहाँ पे कि भाई PDF में तो अपना रिज्यूमे दो, लेकिन अगर उसके पास PDF की फ़ाइल नहीं है, वर्ड की फ़ाइल है, तो उसको वो ऑल फाइल करके फिर भी सिलेक्शन उसकी कर सकता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको हार्ड एंड फास्ट रूल भी बना सकते हैं। आप बिल्कुल ही मना कर देंगे नहीं यार PDF के अलावा कुछ भी नहीं आपको एक्सेप्टेबल है, तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो इंशाल्लाह हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, तो ये फ़ाइल इनपुट को हमने डिस्कवर कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, फ़ाइल इनपुट में आमतौर पे ना एक साइज़ का भी लिमिट होती है कि भाई प्रोफाइल पिक्चर दे रहे हैं तो 300 KB की होनी चाहिए या 600 KB की होनी चाहिए। सही है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट जो होती है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। अगर कोई ऑडियो दे रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही कंट्रोल की जा सकती हैं, ये सिर्फ HTML से ये कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब सबमिट का बटन जो हम पहले ही बनाकर देख चुके हैं, हमारे पास जो फॉर्म का टैग है, ठीक है, देखें मेरे पास ये फॉर्म का टैग क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ऊपर फॉर्म का टैग ओपन हुआ था। अब इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मुझे एक अदद बटन चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर तो बटन है अकेला तो मुझे टाइप सबमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बटन भी होगा ना इसको समझ में आ जाएगा कि ये टाइप सबमिट है। वेल अगर लगा दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे पास 2 या 3 बटन है तो फिर मुझे किसी एक पर टाइप सबमिट लगाना होगा जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इस बटन के क्लिक होने से ये फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, तो हर फॉर्म के अंदर एक सबमिट का बटन मुझे चाहिए होता है। अगर मैं ये सबमिट का बटन हटा दूंगा, बिल्कुल ही हटा दूंगा, तो ये फॉर्म सबमिट करने का कोई तरीका ही नहीं होगा फिर मेरे पास। ठीक है जी, तो सबमिट का बटन मुझे चाहिए होता है हर हाल में। अब ये सबमिट के बटन पे फंक्शनैलिटी कैसे लगाते हैं वो हम अभी नहीं डिस्कवर कर रहे, अभी बस ये समझ लें कि सबमिट का एक बटन होता है। अच्छा, सबमिट के बटन की जगह पे इमेज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इमेज बटन लगाने का भी आपको ऑप्शन बताया हुआ है इन्होंने, ये रहा, ये इमेज बटन लगाने का ऑप्शन है कि भाई आपके पास अगर आप चाहते हैं सादा सा बटन नहीं आए, बोरिंग सा जो सादा सा बटन है ना वो ना आए, आपकी मर्ज़ी का वो एक फ्लावर बना हुआ आ जाए, उसको क्लिक करें आप तो उससे मतलब, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह करके ये बताया हुआ है, इसको आप चला कर देख लीजिएगा। ये SRC करके ना एक इमेज का इन्होंने वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप ये करके देख सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा, बटन एंड हिडन कंट्रोल्स। सम टाइम आप क्या करते हैं, ये बटन के ऊपर इमेज लगाने का ना एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि एक बटन बना दिया और उस बटन के अंदर इमेज लगाई है इन्होंने। ठीक है, और ऐड लिखा हुआ है साथ में, तो ये बटन के ऊपर इमेज लगाने का एक दूसरा तरीका इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर बताया है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कुछ इनपुट्स जो होते हैं आप नोट करें, यहाँ पे सिर्फ एक बटन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे इनपुट जो इन्होंने लगाया है वो स्क्रीन पे बिल्कुल ही डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि उसकी टाइप इन्होंने रखी है हिडन। ठीक है, अच्छा अब ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार अगर इन्होंने इनपुट का बॉक्स बनाना ही था तो इसको टाइप हिडन करके स्क्रीन से क्यों छुपा दिया। ठीक है, टाइप हिडन करने से स्क्रीन पे ये नज़र नहीं आता, लेकिन अगर टाइप हिडन ही रखना था तो फिर उसको बनाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसका जवाब ये है कि सम टाइम क्या होता है, फॉर्म का कुछ पार्ट आप हिडन रखते हैं और उसको किसी सर्टेन टाइम पे जाके आप क्या करते हैं, दिखाते हैं या शो कराते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि बंदा अगर सेलेक्ट करे कि मैं सिंगल हूँ तो उसको फॉर्म का एक मज़ीद पार्ट जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ दिखाया जाए, और अगर बंदा बोले कि यार मैं मैरिड हूँ तो उसको आगे का जो पार्ट है वो मुख्तलिफ दिखाया जाए। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, नीचे का फॉर्म पूरा हाइड रखते हैं, हिडन रखते हैं, और वक्त पढ़ने पे उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक ख़ास पार्ट को आप शो करवाते हैं। तो ये इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसको हिडन रखा गया है। ठीक है, लेबलिंग कंट्रोल, लेबल का जिक्र हुआ है जो हम पहले ही देख चुके हैं कि लेबल के अंदर क्या होता है, एक अदद क्या होता है फॉर्क,
का एट्रीब्यूट होता है, जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि ये लेबल किसके लिए है। अब ये लेबल के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा मजमून लिखा है, इसको प्लीज़ आप सब लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि लेबल में और फॉर में ये जो हम कर रहे होते हैं इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि सिमेंटिक टैग है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसको सारे लोग ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, ग्रुपिंग द फॉर्म। अब ग्रुप करने के लिए ना एक फील्ड सेट और लेजेंड करके एक चीज़ इस्तेमाल होती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म के ना मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा ये कर देता हूँ। हमारे फॉर्म के कितने पार्ट हो सकते हैं? हमारे फॉर्म का एक पार्ट हो सकता है नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ। इसको थोड़ा हम एक जगह करते हैं और बायो डेटा पे ले आते हैं इसको। मैंने कहा कि भाई पहला फॉर्म जो है आपका वो क्या है? बायो डेटा। ठीक है, बायो डेटा में नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, पासवर्ड इनपुट तो नहीं आया बायो डेटा में, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को ऐसे मैं कट करके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को मैं ले आया और मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ के बाद ना यहाँ पे क्या कर दो, वो क्लोज कर दो फील्ड सेट। अब आप नोट करें स्क्रीन पे जो चेंजेस आएंगी ना वो क्या आएंगी। मैंने फील्ड सेट ओपन किया, लेजेंड लगाया, बायोडेटा, और फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। 3 फॉर्म कंट्रोल को मैंने इसके अंदर ले लिया, बाकियों को मैंने इसके अंदर नहीं लिया। ठीक है, अब ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं इससे क्या डिस्प्ले में फ़र्क आया है। अब आप नोट करें जो मेरा फॉर्म था वो उसका एक पार्ट बन गया है शुरू का ना, और नीचे वाला फॉर्म जो है थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ हो गया है। अच्छा, मैं बाकी का जो अब डेटा है मेरे पास उसको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे फील्ड सेट में लगा देता हूँ। एक दूसरे फील्ड सेट में लगा दिया मैंने उसको, अब पूरा आखिर तक का ना जो भी था यहाँ पे, और मैंने कहा कि भाई इसका लेजेंड क्या हो जाए, इसका लेजेंड हो जाए कॉन्टैक्ट इन्फो। सही है, ये मैंने ले लिया एक। अब ज़रा देखते हैं इसका क्या आया। तो मेरा पूरा का पूरा फॉर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सम टाइम फॉर्म काफ़ी लंबे होते हैं तो उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि भाई सबसे पहले जो है ना आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके मेडिकल इन्फॉर्मेशन है। जब इंश्योरेंस वगैरह का जो फॉर्म होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उस तरह आप अपने फॉर्म को एक वेबसाइट पर भी जब आप फॉर्म बनाते हैं तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है जी। जी दोस्त, आपकी कमर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ये ऐसे फॉर्म बनाए होते हैं, अलग-अलग क्वेश्चन बनाए होते हैं जी। ये जस्ट आपके पास ऑप्शन है। आपकी मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो जॉब की अप्लाई करते हैं ना टीपीएस के लिए, सर उसमें भी ऐसे ये फॉर्म बनाए होते हैं अलग-अलग। हाँ हाँ हाँ, जी जी, जॉब्स के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें भी मुख्तलिफ पोर्शन इस तरह बने हुए होते हैं। वेल डन, सही कहा बिल्कुल आपने। चलो, अच्छा, हमज़ा शेख कह रहे हैं कि मुझे तो बाइक चलानी ही नहीं आती है। सही है भाई। साइकिल ले लो भाई, साइकिल। नहीं यार, असल में जो मोटरसाइकिल है ना वो देखो 5, वैसे तो वक्त की ज़रूरत है। अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी बहुत स्लो है। और दूसरा ये कि 5 खेल ऐसे हैं जो सुन्नत हैं। तो उसमें सबसे पहला है घोड़सवारी, तीरंदाजी, अपना तीरंदाजी या निशानेबाजी कह लो उसको, तैराकी है, उसके अलावा दौड़ है, और 5वां एक मेरे जहन में नहीं है, किसी को अगर पता हो तो वो कमेंट में बता दें। तो अभी नए दौर की जो घुड़सवारी है ना वो असल में मोटरसाइकिल है। ठीक है, तो मैं जस्ट ऐसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मोटरसाइकिल चलानी आती है तो ये एक अच्छी बात है, आनी चाहिए बंदे को ना। और सवारी वैसे एक अल्लाह की नेमत होती है। अगर आपके पास अपनी सवारी किसी भी दर्जे में है तो चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, तो वो एक अल्लाह की नेमत है। तो देखें जी, शौक़ तो किसी को भी नहीं होता, क्योंकि रोड पे अपनी गाड़ी लेकर निकलना बहुत एक रिस्की काम है और एक बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी की भी बात है, क्योंकि ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी दाव पे होती है, बाकी लोगों की भी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये है कि जो वक्त की ज़रूरत है वो तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ना। अगर आप उससे जान छुड़ाएंगे या उससे आप पीछे भागेंगे तो फिर असल में होगा ही कि आप फिर दुनिया में पीछे रह जाएंगे बाकी लोगों से। ठीक है, बाकी जो कौमें हैं वो आगे निकल जाएंगी, हम पीछे रह जाएंगे।
तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं जो जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं उसको पूरा करें। और ये नए दौर की घुड़सवारी यही है जो और बल्कि जो अभी मैंने लगे हाथों आपको बताया कि ये 5 खेल जो सुन्नत हैं, तो ये भी कोशिश किया करें जो आपके मतलब फ़ारिग वक्त होता है तो उसमें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ खेलना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों की ट्रेनिंग करें, ठीक है। घुड़सवारी सीखें जाके बाकायदा, और आपकी तीरंदाज़ी सीखें। आप कराची में भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे तीरंदाज़ी की क्लासेस होती हैं, तो वो सीखें आप, इसके टूर्नामेंट्स करें, इसके तैराकी सीखें आप, स्विमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। सुन्नत है ये 5 खेल सुन्नत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि भाई आप ख़ुद भी ये सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बच्चों के साथ ये खेल सीखा करें। अच्छा, 5वां है तलवारबाजी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को तलवारबाजी ख़ुद भी सीखी है, ख़ुद भी तलवार लेके मैदान में निकलें और बच्चों को भी सिखाइए। तो 5वां खेल है तलवारबाजी। अब 209 रुपये का जो पेट्रोल हो गया है तो इस पे तो घोड़सवारी सीखनी ही पड़ेगी। हाँ, घोड़सवारी तो सीखनी पड़ेगी भाई इस पे। सर वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जब बंदा डॉलर में कमाएगा तब तो फिर इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी होगी या तब भी लेंगे? देखें, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं ना आपके, तो टेंशन तो वाकई आपको लेनी चाहिए। और ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे इन चीज़ों के बारे में ज़ाहिर है एक्शन होना चाहिए कुछ ना कुछ। और ये तो जैसे हम अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ये तो पैसे कमाने की हद तक बात सही है, लेकिन असल तो बड़ा गोल तो यही है ना कि आप पाकिस्तान के सिस्टम को अल्टीमेटली ठीक करेंगे। आप में से ही कुछ लोग IG DIG बनेंगे, आप में से ही कुछ लोग पार्लियामेंट्स में जाएंगे, MP MNA बनेंगे, नए कानून पास करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कानून में मसले मसाइल हैं, जो फाइनेंशियल कानून बने हुए हैं वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। असल ये जो सारे मसले होते हैं ये इस वजह से होते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल कानून है ना वो सूदी निज़ाम है और वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। तो वो अगर चीज़ें इस्लाम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होंगी ना तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा बड़ा गोल तो यही है असल में। तो ज़ाहिर है आप डॉलर में आप कमाएंगे तो कितना कमा लेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब ये महंगाई बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉलर में तो आप कमा रहे हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो तो नहीं ना डॉलर में कमा रहे, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगियों से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी गौर से सोचें कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो आप तो नहीं कर रहे ना भाई, जो जिसके घर में खाना नहीं है वही ना पिस्तौल लेके बाहर निकल रहा है। तो उन लोगों की ज़िंदगियों से भी आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा उसके पास पैसे नहीं है या वो महंगाई की वजह से परेशान हो गया है, वो ब्रोक हो गया अगर, तो ज़ाहिर है वो जो एक्टिविटीज़ वो करेगा वो आपकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने बारे में नहीं होता, क्योंकि इस्लाम भी आपको यही कहता है कि इंडिविजुअलिटी ना बाद में, जो एज अ कम्युनिटी ना इस्लाम पहले इस चीज़ को सामने रखता है। यानी जो पर्सनल लेवल पे सोचने वाली चीज़ है ना वो तो इस्लाम ने कहीं बात ही नहीं की। इस्लाम ने जब भी सोच की बात की है वो एक मुआशरे के हिसाब से सोचने की बात की है। तो अब ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है ये भी, इसका भी मेन मोटिवेशन यही है कि ऐसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता वो कुछ ना कुछ सीख जाएं, थोड़ा बहुत कमाने के काबिल हो जाएं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जिस जगह रहता हूँ इस जगह को अगर एक बेटर प्लेस बनाया जा सकता है तो मैं जहाँ तक उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ मैं ज़रूर करूँ, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है और अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो मुझे दिल से भी बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सवाब भी देगा, आप दुआएं भी देंगे। तो ये एक छोटी सी काविश है, आप लोग भी कोशिश करें कि जो आप अगर इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाके नया कानून पास कर दें तो वही आप कर सकते हैं, आप छोटे लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो ज़रूर करें आप। एटलीस्ट जो आपने सीखा है वो किसी और को सिखा दें, ठीक है। किसी बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा दें शाम के वक्त, पैसे लेके पढ़ाएं, मैं फ्री में पढ़ाने नहीं कह रहा, पैसे लेके पढ़ाएं भाई, क्योंकि फ्री में कोई खिदमत नहीं होती, ये बेवकूफ़ी की बात है। कोई अगर आपको ये पार्ट पढ़ा रहा है ना कि मैं खिदमत कर रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ, तो वो फ्री में ज़्यादा दिन या तो हो ना करोड़पति बंदा हो कि उसको पैसों की कोई ज़रूरत ही ना हो, तो फिर तो एक बात अलग है। लेकिन ज़्यादा दिन वो चलेगा नहीं। थोड़े दिन में क्या होगा, उसको किसी फ़ोन आएगा मलिक साहब की कि भाई फ़लाँ प्रोजेक्ट है, वो इतने करोड़ का उसमें बेनिफिट है। वो कहेगा ठीक है बेटा ट्यूशन की छुट्टी है, अभी मैं जा रहा हूँ, कॉल आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो पैसे लेके पढ़ाएं, कम पैसे लें जो अफोर्ड कर सके सब लोग। और आपका भी ज़ाहिर है जब आप पैसे लेते हैं तो एक ज़िम्मेदारी भी होती है आपके ऊपर, और जो देता है पैसे उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारी होती है। वरना फ्री में अगर आप सोचेंगे ना मैं खिदमत कर लूँ तो वो लोग कहेंगे कि यार ये शायद बिल्कुल ही फारिग है, घर में इसकी कोई भी नहीं सुनता तो ये हमें सुनाने आ गए। लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी दर्जे में प्लीज़ करते रहें कुछ ना कुछ।
अच्छा, हमारे पास जो है वो हमारी क्लास का टाइम हो चुका है आज का। अच्छा, आखिर में अगर किसी का भी कोई सवाल है, जो अभी तक हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसके मुताल्लिक, तो वो प्लीज़ पूछे। अच्छा, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने आज पढ़ा है इसको प्लीज़ अपने हाथ से आप लिख कर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक एडमिशन का फॉर्म, ठीक है, इस क्लास में जो आपका एडमिशन हुआ था जब, तो जो चीज़ें इस क्लास में आपने फॉर्म एक भरा था शुरू में एडमिशन के वक्त, वही फॉर्म आपने बनाना है। उस फॉर्म का लिंक आप सब लोगों के पास मौजूद है, ठीक है, वो फॉर्म आपने बनाना है। अगली क्लास में वो फॉर्म बना हुआ होना चाहिए आपके पास, और मुझे एक लिंक चाहिए जिस पर मैं क्लिक करूं तो वो फॉर्म मेरे सामने खुल जाए जो इस क्लास में एडमिशन के वक्त आपने फॉर्म भरा था। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्न एंड मीन स्टैक डेवलपमेंट। अच्छा प्यारे दोस्त, मर्न स्टैक जो है ना, ये 4 कैरेक्टर्स हैं, MERN। M का मतलब है MongoDB, E का मतलब है Express.js जिस पे सर्वर बनते हैं, और R का मतलब है React जिस पे फ्रंट एंड का आपका फ्रेमवर्क है React.js, और N जो है वो Node.js है। Node.js इन सब का बेस इंजन है। अच्छा, तो मर्न स्टैक में और मीन स्टैक में फ़र्क ये है कि एक में React है, एक में Angular.js है, ठीक है। Angular.js थोड़ी सी अभी मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, React की डिमांड ज़्यादा है, तो हम React पढ़ेंगे, यानी हम मर्न स्टैक पढ़ेंगे, ठीक है। जो मीन स्टैक पढ़ा रहे हैं वो आपको React की जगह Angular पढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी होपफुली, ठीक है। और लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं, जी बिल्कुल, लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं। पॉइंट मेरा बस ये है कि आपने जो आज पढ़ा है ना उसको आप प्रैक्टिस करके देखें। आप कोई, आपके जहन में अगर कोई दुनिया का कोई दूसरा फॉर्म आ रहा है वो बना लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बना हुआ, जो कुछ आज हमने पढ़ाया है वो आप अपने हाथ से लिख कर देखें, ये मेरा पॉइंट है। डेटाबेस का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इज़ इट पॉसिबल टू लर्न MongoDB डायरेक्टली? जी नहीं, MongoDB डायरेक्टली हम नहीं पढ़ेंगे, इस क्लास में हम कवर ज़रूर करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। हम पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद React पढ़ेंगे, फिर सर्वर बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम MongoDB पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। सर गूगल फॉर्म का बता दें, वो भी सर्वर से ही आता है। जी बिल्कुल, गूगल फॉर्म के साथ सर्वर एक कनेक्टेड होता है, जब भी तो वो जाके सेव हो जाता है ना पीछे, जब भी तो मेरे पास गूगल की शीट पे वो डेटा आ जाता है। सर मैंने जो बनाया था वो ठीक था, माहम बाबर। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बनाया था, इवन कि अभी भी आपका जो मेरे पास वो खुला हुआ है, एक दफ़ा हम ज़रा और देखते हैं माहम बाबर ने क्या बेहतरीन चीज़ बनाई थी। सर आवाज़ आती है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी ये जो आपका वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, इसके साथ साथ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया जाए, या पहले इस कोर्स को कंप्लीट कर लूँ फिर ब्लॉकचेन की तरफ आऊँ? देखें, ये वाला जो कोर्स है ना, ये बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, ठीक है। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद ना आप इंटरमीडिएट लेवल की जो चीज़ें वो कर पाएंगे, जैसे कि जूनियर डेवलपर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल, अब आपका सवाल ये है कि क्या इस कोर्स के साथ मैं कोई और चीज़ भी करूँ। अब उसका जवाब ना मैं नहीं दे सकता, वो आपके पास है उसका जवाब कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अब ये कहने को तो जूनियर लेवल का कोर्स है, बिगनर लेवल का है, लेकिन ज़ाहिर है ये हो सकता है किसी के लिए बहुत आसान लग रहा हो, किसी को हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि मुश्किल है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान होती तो उसके पैसे नहीं होते, हम शुरू में ये देख चुके हैं, आसान चीज़ के कोई पैसे नहीं होते, जो मुश्किल चीज़ होती है उसी के ही पैसे होते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकें, तो बिल्कुल आप करें। लेकिन अगर आपका कोई साथ में जॉब वगैरह करते हैं, टाइम का पहले से ही इशू है, तो फिर मुनासिब ये है कि आप एक कोर्स करें और सही से करें उसको, ठीक है। तो वेल अगर आप दोनों करते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी एक में भी करेंगे ना, तो आपका टाइम ज़ाया होने का चांस है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखें, यहाँ पे जो हम कोर्स एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो शायद फिर अगली क्लास में जो बातें हो ना वो आपको समझ में ना आए। अभी तो HTML बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ेगी। ज़ाहिर है ग्रेजुअली जैसे जैसे इस कोर्स में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी डिफ़िकल्टी का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने तौर पर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आप दोनों को साथ में एक लेके चल सकते हैं, तो बिल्कुल आप करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात रहेगी, और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़।